नमस्कार सभी को। मैं कौशल कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ग्रामीण कार्य विभाग से आज आप लोगों के सामने मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बिहार पेंशन रूल। बिहार पेंशन रूल। और इसको पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि बिहार पेंशन रूल कब आया था। तो बिहार पेंशन रूल जो है वो आया था 20 जनवरी 1950 को। 20 जनवरी 1950 को। ठीक है, 20 जनवरी 1950। अब हम लोग जानते हैं कि जितने भी क्वेश्चन बोर्ड ऑफ रिवेन्यू ने कराए हैं, इसका मैं पहले वीडियो में 100 क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद अगले वीडियो में बाकी क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन पहले ही वीडियो में, यानी कि पहले ही 100 क्वेश्चन कराने में मैं सारा थ्योरी का पार्ट कंप्लीट कर दूंगा। आप चाहे तो इस वीडियो को देखने के बाद बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, बाकी के बचे क्वेश्चन को खुद से लगा सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन लगाने में दिक्कत नहीं होगी। तो अब आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। जब सरकारी सेवक द्वारा की गई सेवा 10 वर्षों से कम हो तो उसे पेंशन का भुगतान किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। देखिए, पेंशन के लिए मिनिमम सेवा होनी चाहिए। मिनिमम सेवा होनी चाहिए 10 साल। और पूर्ण पेंशन पाने के लिए, पूरा पेंशन पाने के लिए मिनिमम सेवा होना चाहिए 20 साल। और 20 साल का सेवा VRS के लिए भी चाहिए, वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस, यानी कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। और VRS जब आप ले रहे हैं तो आपको 3 महीना पहले अपने ज्वाइनिंग अथॉरिटी को नोटिस देना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हम VRS लेने वाले हैं। तो यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। अब कुछ थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। हर क्वेश्चन में कुछ थ्योरी पार्ट करेंगे। तो ये इसमें थ्योरी पार्ट में आता है प्राण। प्राण के बारे में देखते हैं। प्राण का फुल फॉर्म होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, ये 12 डिजिट का होता है। इसमें आपका नेम रहेगा, फोटो रहेगा, सिग्नेचर रहेगा, आपके पिता का नाम रहेगा और प्राण नंबर रहेगा जो कि 12 डिजिट का होता है। ठीक है, प्राण जो है एक अंशदाता के लिए केवल एक ही बनेगा, यानी कि अद्वितीय है। ये स्थायी है, यानी कि परमानेंट है। ठीक है, और ये पोर्टेबल है। ठीक है, पूरा इंडिया में आपका यही रहेगा। अगला, प्राण का रजिस्ट्रेशन किसके साथ होता है? NSDL के साथ। प्राण किसके साथ रजिस्ट्रेशन करता है? NSDL के साथ। और NSDL का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। ठीक है, और ये केंद्रीय अभिलेख संरक्षण अभिकरण है। NSDL क्या है? केंद्रीय अभिलेख संरक्षण अभिकरण। तो प्राण के बारे में सारा डिटेल, बोर्ड ऑफ रिवेन्यू इतना ही क्वेश्चन पूछा है प्राण के बारे में। अब वो पांचों क्वेश्चन 1 2 3 4 5 ये सब मैंने बता दिया। आगे, पेंशन पाने का हकदार कौन होता है? तो याद रखिएगा, पेंशन प्रदायी नौकरी में जो भी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है वो पेंशन पा सकता है। पेंशन प्रदायी नौकरी यानी कि बिहार सर्विस कोड, बिहार सर्विस कोड का रूल 36 ये बोलता है पेंशनी सेवा के बारे में। यानी कि जो भी व्यक्ति 31 अगस्त 2005 के पहले ज्वाइन किया है वो पेंशन पाने का हकदार होगा। क्यों? क्योंकि 1 सितंबर 2005 से बिहार में NPS लागू हो गया। और NPS में पता है, हम लोग GPF में योगदान नहीं कर सकते NPS लागू होने के बाद। याद रखिएगा, NPS में आपको पेंशन नहीं मिलेगा। तो पेंशन NPS के पहले है, लेकिन NPS में आपको उपदान मिलता है। NPS में आपको उपदान मिलता है, तो ये याद रखिएगा। आगे, यानी कि पेंशनी सेवा पाने के लिए 31/8/2005 से पहले का नौकरी होना चाहिए। दूसरा, अर्हक सेवा। अर्हक सेवा यानी कि जो आपका सेवा काउंट होगा। तो अर्हक सेवा में क्या क्या हो जाएगा? जिसके लिए आपको छुट्टी वेतन मिलेगा, छुट्टी वेतन, छुट्टी वेतन मिलेगा, वो हो जाएगा अर्हक सेवा में। यानी कि आप सैटरडे संडे जो है वो भी आपको पेंशन लेने के लिए काउंट होगा, क्योंकि किसी का तो छुट्टी लेते हैं, काम नहीं करते लेकिन छुट्टी वेतन लेते हैं। और अर्हक सेवा जो है वो पूर्ण अर्धवर्ष में काउंट होता है। अर्धवर्ष में यानी कि हाफ ईयर में काउंट होता है। ये भी याद रखना है आपको। और अर्हक सेवा पर योगदान की तिथि से स्टार्ट होगा और सेवानिवृत्ति की तिथि भी काउंट होगा। याद रखिएगा, जिस दिन आपने योगदान दिया है, जिस दिन योगदान दिए वो दिन भी काउंट होगा। और जो दिन आप सेवानिवृत्त हुए हैं, जिस दिन, वो दिन भी काउंट होगा।
यानी कि आपका अर्हक सेवा, यानी कि योगदान की तिथि और सेवानिवृत्ति की तिथि दोनों दिन का आपको पेंशन मिलेगा। अगला, पेंशन के भुगतान के लिए मिनिमम सेवा चाहिए 10 वर्ष, जो कि पहला क्वेश्चन था। 10 वर्ष की अवधि से कम नहीं, मिनिमम 10 वर्ष होना चाहिए। अब पूर्ण पेंशन पाने के लिए मिनिमम 20 वर्ष, 20 वर्ष चाहिए। बीआरएस लेने के लिए भी मिनिमम 20 वर्ष, लेकिन बीआरएस लेने के लिए 3 महीना पहले नियुक्ति प्राधिकार को नोटिस देना पड़ता है, और बीआरएस की तिथि को कर्तव्य पर मानी जाएगी। यानी कि जिस दिन बीआरएस ले रहे हैं, यानी कि जिस दिन आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं ऐच्छिक, उस दिन का ड्यूटी आपको कर्तव्य पर माना जाएगा। तो हम बताए हैं कि योगदान की तिथि और सेवानिवृत्ति की तिथि दोनों काउंट होता है हर सेवा में। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन। निलंबन की अवधि पेंशन के लिए अर्हक सेवा मानी जाती है? गलत, नहीं मानी जाती है। लेकिन अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी यानी कि अनुशासनिक प्राधिकार ऐसा तय कर दे तो मानी जा सकती है, क्योंकि चाहे प्राधिकार जो भी करे, नहीं ये गलत हो जाएगी। प्राधिकार अगर चाहे तो डिसिप्लिनरी और निलंबन की अवधि अर्हक सेवा मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि वही तो डिसाइड करेगा कि वो कर्तव्य पर है कि नहीं। कर्तव्य पर होना जरूरी है आपको पेंशन पाने के लिए। आइए निलंबन से संबंधित सब चीज देख लेते हैं इसमें। तो अगला टॉपिक है हमारा, अगला क्वेश्चन का टॉपिक है उपदान। उपदान, उपदान यानी कि ग्रेचुइटी, सरकार के प्रति संतोषजनक सेवा को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है। आपको क्वेश्चन पूछेगा क्या उपादान लोगों के प्रति सेवा करने के लिए दिया जाता है? गलत, आपका लोगों के प्रति नहीं, सरकार के प्रति दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन, उपादान पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। उपादान पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, चाहे तो आप उपादान जिस समय ले रहे हैं, चाहे जिस समय निकाल रहे हैं। मतलब सेवानिवृत्ति के बाद आप जो उपादान लेंगे, चाहे आपका 20 लाख हो चाहे जो भी हो, उसमें किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगला नोट, पेंशन पर कर लगाया जा सकता है। ठीक है, अगर किसी का पेंशन मान लीजिए 50,000 रुपये मंथली है, 50,000 रुपये, 60,000 मानिए, 60,000 रुपये मंथली है, 12 महीना में कितना हुआ? 72,000, 7,20,000, 7,20,000। यानी कि ये इनकम टैक्स के स्लैब में आ गया, इनकम टैक्स के स्लैब में आ गया, इस पर टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा। एक और तरीका है कि पेंशन पर जो कर लगता है वो अन्य स्रोतों से प्राप्त आय पर लगता है, क्योंकि आपका कमाई का जरिया पेंशन के अलावा भी कुछ और है, उस पर भी आपका टैक्स लगेगा। अगला, सरकारी बकाया उपादान से वसूल किया जाता है। यानी कि मान लेते हैं कि आप कभी आप पर कोई विभागीय कार्रवाई चला, अब सरकार बोला कि आपने 28,000 रुपया आपका अग्रिम है, वो सरकार को वापस नहीं किया है, अग्रिम की वसूली नहीं हो पाई है, तो इस अग्रिम की वसूली सरकार आपके उपादान से करेगी। तो उपादान से रिलेटेड इतना टॉपिक समझ में आ गया। आगे उपादान का फॉर्मूला देख लेते हैं। उपादान का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है बेसिक और डीए, बेसिक प्लस डीए इंटू टोटल अर्हक सेवा। और अर्हक सेवा को हम लोग पूर्ण अर्धवर्ष में, मतलब कि नंबर ऑफ हाफ ईयर्स, नंबर ऑफ हाफ ईयर्स, कितना हाफ ईयर कंप्लीट हुआ है उसको बोलते हैं अर्हक सेवा में। ठीक है, और उपादान की मैक्सिमम सीमा होती है 20 लाख, मैक्सिमम सीमा होती है 20 लाख। अब अर्हक सेवा की गणना पूर्ण अर्धवर्ष में की जाती है, पढ़ ही चुके हैं, पूर्ण अर्धवर्ष में की जाती है। पूर्ण अर्धवर्ष जैसे कि 22 साल है, उसमें पूर्ण अर्धवर्ष कितना हो जाएगा? हाफ ईयर 44। 22 साल 2 महीना है, इसमें भी 44। क्यों? क्योंकि 3 महीना से 6 महीना के बीच का जो है हाफ ईयर, उसको पूर्ण हाफ ईयर में कंप्लीट किया जाता है, मतलब उसको एक हाफ ईयर माना जाएगा। यानी कि अगर 2 महीना है तो उसको नहीं माना जाएगा, 4 महीना है तो ये 3 से ज्यादा हो गया, माना जाएगा। 7 महीना 3 से ज्यादा, इसको दो पार्ट में तोड़ लेंगे, 7 महीना को 6 महीना और 1 महीना, तो 6 महीना तो पहले ही हाफ ईयर हो गया, तो उसको अलग कर देंगे। अब देखिए इसको एक एक करके देखते हैं। 22 साल यानी कि इसको हाफ ईयर में काउंट करेंगे तो 44, 22 साल 2 महीना, 44 ही रहेगा। क्यों? 3 महीना से ज्यादा रहता तो एक एक्स्ट्रा बढ़ जाता। 22 साल 4 महीना, 3 महीना ज्यादा हो गया तो 44 प्लस 1 45। 22 साल 7 महीना, तो 22 साल का हो गया 44, इसको 7 महीना छोड़ दिए, 6 महीना और 1 महीना, 6 महीना का एक, 1 महीना काउंट नहीं होगा क्योंकि 3 महीना से कम है, तो 44 एक 45, 45 हो गया। 22 साल 10 महीना, 22 साल का हो गया 44, 10 महीना, 6 महीना और 4 महीना दो पार्ट में तोड़ दिए, 6 महीना का एक, 4 महीना का एक। क्यों 4 महीना का एक? क्यों? कि 3 से 6 महीना के बीच में है। 44 एक 45 एक 46, 46 हो गया। ये हाफ ईयर काउंट करने का तरीका है। आगे, निलंबन की अवधि पेंशन की अर्हक सेवा में नहीं मानी जाएगी जब तक कि प्राधिकार अन्यथा घोषित न करे।
जब तक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी घोषित ना करे कि इसकी निलंबन की अवधि आरक्षक सेवा में काउंट की जाएगी, तब तक इसका निलंबन की अवधि आरक्षक सेवा में काउंट नहीं की जाएगी। आगे, जो अवकाश वेतन से विनियमित होगा वो आरक्षक सेवा में काउंट होगा। हम बताए थे जिसका हम लोग को छुट्टी वेतन मिलेगा उसको आरक्षक सेवा में काउंट करेंगे। यानी कि अगर पूछेगा सैटरडे संडे आरक्षक सेवा में काउंट होगा तो हाँ होगा, सैटरडे संडे आरक्षक सेवा में काउंट होगा। अगला, छुट्टी के पश्चात भी अवकाश पर बना रहना नहीं काउंट होगा। क्यों? आपका छुट्टी था मंडे तक, आप ट्यूसडे को नहीं आए, तो ट्यूसडे को जो आप नहीं आएंगे उसका आप एब्सेंट लिखा जाएगा। एब्सेंट में आपको सैलरी नहीं मिलेगा, छुट्टी वेतन, यानी कि आपका आरक्षक सेवा में सम्मिलित नहीं हो, काउंट नहीं होगा। छुट्टी वेतन मिलेगा तभी काउंट होगा। आगे, पटना हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त पेंशनधारी को चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट की स्वीकृति से पेंशन, कोई भी मामला हो पेंशन से रिलेटेड, अब पटना हाई कोर्ट का स्टाफ है तो चीफ जस्टिस का परमिशन आवश्यक है। अगर विधानसभा का स्टाफ है तो विधानसभा के अध्यक्ष का परमिशन आवश्यक है। अगर विधान परिषद से रिलेटेड है तो विधान परिषद के सभापति का परमिशन आवश्यक है। अगला, अगर कोई सरकारी सेवक गवर्नमेंट एम्प्लॉय 15 वर्ष की आरक्षक सेवा के साथ वो नौकरी करता है, 15 वर्ष के साथ, तो सेवानिवृत्ति जो है उसका उपादान के योग्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि 10 साल मिनिमम चाहिए पेंशन और उपादान के लिए, ठीक है। और उसने यहाँ 15 साल सेवा कर लिया है, उसको मिलेगा, सेवानिवृत्ति उपादान के योग्य होगा। लेकिन कितना मिलेगा? औसत परिलब्धियों का 75%। लेकिन वही अगर 20 साल पार कर लिया रहता, 20 साल, तो उसको कितना मिलता? 100%, क्योंकि 20 साल के बाद आपको पूर्ण पेंशन मिलता है। 20 साल के बाद पूर्ण पेंशन मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। एनपीएस के अंतर्गत सभी कर्मी को बेसिक और डीए का कितना परसेंट कटौती होता है? 10%। तो एनपीएस देख लेते हैं। एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन स्कीम, ठीक है। ये सेंटर में 1 अप्रैल 2004 से प्रभावी है, ठीक है। लेकिन बिहार में 1 साल बाद 1 सितंबर 2005 से प्रभावी है, 1 सितंबर 2005। यानी कि जो ओल्ड पेंशन है, ओल्ड पेंशन वो कब तक लागू रहेगा? इस तारीख के पहले, यानी कि 31 अगस्त 2005 तक ओल्ड पेंशन लागू रहेगा और इसके बाद न्यू पेंशन। आगे, बेसिक और डीए का 10% कटौती होता है। याद रखिएगा, अगर इम्प्लॉय 10 देता है तो सरकार उसमें 14 लगा के देता है हम लोग को बाद में। यानी कि इम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन का रेशियो 10:14 है। आगे, जब आप रिटायर होंगे तो आपका जितना भी पैसा एनपीएस में जमा होगा उसका आपको एक बार में 60% ही देगा, बाकी का 40% आपको मंथली बेसिस पर देगा, मंथली बेसिस पर। यानी कि सेवानिवृत्ति पर जमा राशि का 60% एक बार में देगा और शेष 40% मंथली बेसिस पर दिया जाएगा। आगे, क्या एनपीएस में उपादान मिलता है? हाँ मिलता है। एनपीएस में पेंशन ना खत्म हो गया, पेंशन समाप्त, 31/8/2005 को पेंशन समाप्त, लेकिन उपादान मिलेगा। आगे, चूंकि एनपीएस जो है, एनपीएस के समय जीपीएफ भी समाप्त। आपसे पूछेगा बिहार जीपीएफ रूल्स 1948 कब समाप्त हो गया? 31 अगस्त 2005 तक के कर्मी पर लागू है। यानी कि इसके बाद जो कर्मी ज्वाइन किया है उसका जीपीएफ नहीं कटेगा। तो ये समझ लीजिए कि चूंकि एनपीएस जो है इसमें जीपीएस में अंशदान नहीं कराया जाता है, इसलिए एनपीएस में लोगों को जीपीएफ नहीं मिलेगा। यानी कि एनपीएस में आपको पेंशन नहीं मिलेगा, उपादान मिलेगा और भविष्य निधि नहीं मिलेगा। आगे, एनपीएस कितना प्रकार का होता है? एनपीएस 3 प्रकार का होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। एनपीएस 3 प्रकार का होता है और पेंशन 5 प्रकार का होता है। पेंशन 5 प्रकार का होता है। आगे, बीटीसी फॉर्म 29, 2 गो बीटीसी फॉर्म इसमें पढ़ना है, बीटीसी फॉर्म 29, बीटीसी फॉर्म 29A। बीटीसी फॉर्म 29 है पेंशन भुगतान के दावे का प्रपत्र। आप जो दावा करेंगे पेंशन भुगतान का, पेंशन का दावा, वो हो जाएगा 29 में। और 29A क्या बोलता है? औपबंधिक पेंशन, औपबंधिक पेंशन। कहीं भी औपबंधिक पेंशन आ गया यानी कि आपको 90% ही मिलेगा, याद रखिएगा।
औपबंधिक पेंशन का मतलब 90%। ऑप्शन में दे देगा आपको 80% तो वो गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, समझाते हैं, आप पर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है, यानी कि अनुशासनिक कार्रवाई। अनुशासनिक कार्रवाई के चलते हुए आप हो गए रिटायर, यानी कि आप सेवानिवृत्त हो गए। तो अब सरकार डिसाइड करेगी कि आपको पूरा पेंशन दिया जाए कि नहीं दिया जाए। चूंकि आपका मामला लंबित है, तो सरकार बोलेगा कि मामला इसका कंप्लीट नहीं होता तब तक इसको पूरा पेंशन कैसे देंगे। तो सरकार आपको पूरा पेंशन नहीं देगा, औपबंधिक पेंशन देगा, जो कि पूर्ण पेंशन का 90% होता है। ठीक है। और आपको जो बचा हुआ 10% जो पेंशन है, वो मामला के निस्तारण के बाद डिसाइड होगा। यानी कि आप दोषी पाए जाएंगे, दोषी पाए जाएंगे तो सरकार डिसाइड करेगा कितना राशि काटना है। सरकार डिसाइड करेगा जो बचा हुआ 10% है वो आपको ना दे, ये भी कर सकता है। या ये भी हो सकता है कि आपको जो मंथली पेंशन मिल रहा है, पेंशन, उससे भी काट सकता है। पेंशन से कटौती का रूल है 139 का क। पेंशन से, पेंशन की कटौती, पेंशन आपका जो है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी काट सकता है पेंशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार पेंशन नियमावली में माह का अभिप्राय क्या है? माह जो है कैलेंडर वर्ष का महीना है, और वो कैलेंडर वर्ष कब से होना चाहिए? जनवरी टू दिसंबर। ठीक है, जनवरी टू दिसंबर। और एक चीज और, ये ग्रेगेरियन कैलेंडर है, सॉरी, ग्रेगेरियन कैलेंडर, ग्रेगेरियन कैलेंडर है। आगे अगला क्वेश्चन। बिहार पेंशन नियमावली के किस नियम में असक्त पेंशन की चर्चा है? देखिए, इस क्वेश्चनों को हम कैसे छाटेंगे, इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है। हम नियम यहाँ पे लिख दिए, जितना भी नियम पूछा हुआ है। इसमें से आपको सब नियम याद करने की जरूरत नहीं है। दिन, दिन जो है 11, सारा नियम पूछा हुआ, यही पूछा है, यही आपका टोटल नियम पूछा है। बनाने का तरीका क्या है, देखिए, आपको सारा रूल लिखे, 11, 12, 17, 23, 31, 35, 37, 34, 46 का क, 129, 65, 134, मैक्सिमम जो है इसमें 134 तक पूछा है बोर्ड ऑफ रिवेन्यू। यानी कि बोर्ड ऑफ रिवेन्यू जो भी नियम पूछा है, उसमें 134 से बड़ा कोई नियम है ही नहीं। तो हम लोग 134 से बड़ा जो भी ऑप्शन होगा उसको छांट देंगे। ये आपको एग्जाम में पास करने का तरीका है। देखिए, 134 से बड़ा है, गलत। 134 से बड़ा है, गलत। 134 से बड़ा है, गलत। 116 हो गया आंसर। इतना इजी है इसको बनाना। बिहार पेंशन रूल में 200 कुछ नियम ही है, 200 प्लस नियम है। ठीक है, यानी कि ऐसा कोई भी ऑप्शन जो 300 से ज्यादा हो या 400 से ज्यादा हो, उसको आप छांट दीजिए, ऐसे ही छट जाएगा। लेकिन अगर आप बोर्ड ऑफ रिवेन्यू जो क्वेश्चन पूछा है, उसमें 134 से बड़ा कोई पूछा ही नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 134 से बड़ा जो भी होगा सबको छांट देंगे, गलत, गलत, गलत। 116 आंसर। ये तरीका आपको रूल, आपको है रूल निकालने का। सब याद नहीं करना चाहते तो ये तरीका से आप बना सकते हैं। अब देखिए, कुछ कुछ आपको बहुत जरूरी है जो पूछता है। जैसे 129, आयु वार्धक्य सेवानिवृत्ति। आयु वार्धक्य सेवानिवृत्ति 60 साल की सर्विस पूरा करने पर मिलता है, यानी कि आपको पूरा पेंशन मिलेगा, पूर्ण पेंशन। ठीक है। आगे 34 साल, सॉरी, रूल 34 में परीक्षमान का है, प्रोबेशनर के बारे में है। और 34 का डबल 68, परीक्षमान उपसमाहर्ता के बारे में। यानी समझ लीजिए, परीक्षमान अगर बोला तो 34, और परीक्षमान उपसमाहर्ता बोला 68। 34 का डबल, ऐसे रिलेट कर लीजिए, तो ये याद करने में आसानी होगा। अब 23 का ख और 160 को रिलेट कर लीजिए। 23 का ख किसके बारे में बोलता है? सैनिक पदाधिकारी। और 160 किसके बारे में बोलता है? असैनिक सेवा। यहाँ सैनिक, यहाँ असैनिक, सैनिक असैनिक, ये ट्रिक है। यानी कि 34 में परीक्षमान, कोड वर्ड। 68 में परीक्षमान उपसमाहर्ता।
ठीक। 23 का ख में सैनिक पदाधिकारी और 160 में असैनिक सेवा सेवा। ठीक है। दिन और महीना याद कर लीजिए। 11 में दिन है, ठीक है, और 23 में महीना है, महीना है 23 में। ठीक है। शिशिक्षु है 65 में। राज्य सरकार बैठा है 35 में, राज्य सरकार बैठा है 35 में। विशेष वेतन है 37 में। जो अभी आपका पूछा है आसक्त पेंशन, याद रखिए, आसक्त पेंशन, निवृत्ति पेंशन, ये सब जो है एकदम 100 प्लस है, यानी कि 116, 134 और एक 129। आयु वार्धक्य सेवानिवृत्ति पेंशन, पेंशन भी है, पेंशन यानी कि जो भी है 116, 129 और 134, इसके बारे में आसक्त पेंशन, आयु वर्धक सेवानिवृत्ति पेंशन, 134 में निवृत्ति पेंशन। ठीक, आगे। निवृत्ति पेंशन किसको मिलेगा ये समझिए। जिसको सीसीए रूल्स के तहत, यानी कि सजा दिलाकर उसको आयु वार्धक्य, यानी कि उसको सजा दिलाकर सीआरएस करवाया गया है। और सीआरएस के बारे में बोलता है 46 का क। अगर हम बोले थे कि कंपल्सरी रिटायरमेंट सर्विस, ये दो तरीका से हो सकता है। एक तो सीसीए रूल्स के तहत और एक बिहार सर्विस कोड का रूल 74 के तहत। सीसीए रूल्स के तहत अगर उसको अनिवार्य सेवानिवृत्ति कराएगा उसमें 2/3 मिलेगा पेंशन और उपादान, लेकिन बिहार सर्विस कोड की तरह 100%। ये जो निवृत्ति पेंशन है ये बोलता है सीसीए रूल्स के तहत उसको अगर हटा दिया गया है सेवा से, अनिवार्य सेवानिवृत्ति कराया गया है तो निवृत्ति पेंशन, और निवृत्ति पेंशन कितना मिलेगा 2/3। अब चैप्टर देख लेते हैं, सारा चैप्टर। चैप्टर 2 में है परिभाषा। ठीक है। पेंशन का भुगतान का शर्त 6 में है, 6 में शर्त, 6 में शर्त है, 6 में शर्त है, 6 में शर्त है। पेंशन का रूपांतरण है 12 में, 12 में रूपांतरण है, चैप्टर 12 में रूपांतरण। पेंशन की राशि 7 में है, राशि 7 में है। भुगतान की शर्त 6 में है। गणना, गणना है 5 में, पांचों उंगली में गणना करते हैं, याद रखिएगा, पांचों उंगली में हम लोग गणना करते हैं, तो 5, 5 में गणना हो गया, 6 में शर्त हो गया, 7 में पेंशन की राशि हो गया। पुनर्नियोजन, पुनर्नियोजन 8 में हो गया, 8 में एक जीरो, जैसे 8 कैसे लिखते हैं, जीरो फिर पुनः जीरो, तो पुनः जीरो 2 बार हो गया तो 8, तो यानी कि पुनः जीरो, पुनः यानी कि पुनः नियोजन, पुनः यानी कि पुनः नियोजन, ऐसे याद, पुनः नियोजन यानी कि 2 बार जीरो, 8, ऐसे याद रख सकते हैं। पेंशन के लिए आवेदन और पेंशन के लिए इसकी मंजूरी 10, आवेदन और मंजूरी 10, आवेदन और मंजूरी 10, रूपांतरण 12। चलिए फिर से, परिभाषा 2 में हो गया, गणना हो गया 5, पांचों उंगली में गिनती करते हैं, 6 में शर्त, 6 में शर्त, 6 में शर्त, 7 में हो गया राशि, 7 में राशि, 8, 8 में 2 बार जीरो, 7 में लिख देंगे पुनः, पुनः जीरो, पुनर्नियोजन। ठीक है। 10 में, 10 में आप देखिए 6 के बाद 6, 8, 10, 12 गैप में 2, 4 नहीं, 6, 8, 10, 12, यानी कि आपका ये रूल पूछा है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, आप इससे भी ऑप्शन छांट सकते हैं। आपको ऑप्शन में 9 दिया हुआ है, कोई 9 हम लोग पढ़े ही नहीं, रूल छांट देंगे। और ऑड नंबर में केवल 5 और 7 है, इवन नंबर में 2, 4 नहीं, 6, 8, 10, 12, यही चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। ऑप्शन आप छांट सकते हैं, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, रूल 11, रूल 19, रूल 20। भाई 19, 20 कहाँ, मैक्सिमम तो 12 तक पढ़े किए हम लोग, चैप्टर चैप्टर 12 तक पढ़े मैक्सिमम, 12 से ज्यादा जो होगा उसको छांट देंगे। ऑड नंबर में केवल 5 और 7 है, 5 और 7 के अलावा जो होगा उसको छांट देंगे। इवन नंबर में 2, 4 नहीं, 6, 8, 10, 12, 6 के बाद लगातार 4 को 8, 10, 12, इवन नंबर में, इवन नंबर में। अब 12 से ज्यादा कोई भी ऑप्शन होगा उसको छांट देंगे। अब यहाँ देखिए, बिहार पेंशन नियमावली के किस नियम में विशेष वेतन की चर्चा है, विशेष वेतन 37 में है, विशेष वेतन 37 में है। ठीक है। विशेष वेतन, ठीक है, 37 में है। ठीक है, रूल नंबर 37 विशेष वेतन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठे वेतन आयोग के अनुसार किसी सेवानिवृत्त कर्मी को कम से कम कितना पेंशन मिलना चाहिए, सिक्स्थ पेंशन। चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, छठा पेंशन कमीशन, छठा पे कमीशन क्या बोलता है, सातवां पे कमीशन क्या बोलता है। हर क्वेश्चन में थ्योरी पढ़ेंगे, इतना सारा क्वेश्चन पढ़ेंगे हर क्वेश्चन में, और वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू
पूछा है और उसमें अपना थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, ट्रिक भी निकालेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनिवार्य सेवानिवृत्ति, CRS, कंपल्सरी रिटायरमेंट, ये सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत किया जाता है। पद की समाप्ति के फलस्वरूप सेवा से हटाया जाए। ठीक है, पद की समाप्ति के फलस्वरूप सेवा से हटाया जाए। अगर पद समाप्त हो गया है, ठीक है, उसके फलस्वरूप आपको सेवा से हटा दिया है, तो बिहार सर्विस कोड का रूल 74 के अनुसार मिलेगा आपको 100%। लेकिन अगर आपको CCA रूल्स के तहत हटाया, यानी कि आप पर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चला, आपको आप पर आरोप साबित हो गया और CCA रूल्स के तहत आप पर बृहद दंड अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिया गया, तो आपको पेंशन और उपादान का लाभ जो है 2/3 ही मिलेगा। बहुत बेकार है ये, पूरा पेंशन और उपादान मिलेगा नहीं, 2/3 मिलेगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए बृहद दंड में आपको डिसमिसल या रिमूवल मिल गया, आपको याद रखिए डिसमिसल और रिमूवल में आपको पेंशन नहीं मिलेगा, उपदान नहीं मिलेगा, लेकिन GPF मिलेगा। यानी कि भविष्य निधि में जो आपका पैसा जमा है वो आपको सरकार देगा, याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। इसी से क्वेश्चन पूछ देगा, आपको 3 क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे, और CCA रूल्स के तहत आपको जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति कराया जाता है, उसके बाद जो आपको 2/3 पेंशन मिलता है, तो क्या बोलते हैं? 2/3 पेंशन को निवृत्ति पेंशन, निवृत्ति पेंशन। रूल कितना है? 116 है, देख लेते हैं यहाँ पे। रूल 116 आसक्त पेंशन है, सॉरी, निवृत्ति पेंशन 134 में, निवृत्ति पेंशन 134 में। और मैक्सिमम 134 रूल हम लोग को पढ़ना है, जो बोर्ड ऑफ रिवेन्यू पूछा है। 134 से ऊपर जो भी हो उसको हम लोग को छांट देना है। आगे, परिवीक्षा के रूप में सेवा पेंशन और उपादान कर्तव्य पर मानी जाएगी। यानी कि आप अगर प्रोबेशनर हैं तो रूल 34 के तहत, रूल 34 बोलता है आपका सेवा कर्तव्य पर माना जाएगा। और वहीं रूल 68 परीक्षमान उपसमाहर्ता, उपसमाहर्ता, इसका ड्यूटी भी कर्तव्य पर माना जाएगा। परीक्षमान के रूप में बिताया गया अवधि कर्तव्य में। एक चीज याद रखिए, जो आप योगदान देते हैं वो तिथि और जब आप सेवानिवृत्त होते हैं वो तिथि, दोनों तिथि आपकी अर्हक सेवा में काउंट की जाएगी, यानी कि उसका पेंशन आपको मिलेगा और वो कर्तव्य पर मानी जाएगी। आगे, सभी छुट्टी जिसके लिए छुट्टी वेतन मिलता है पेंशन के लिए अर्हक होगा, एकदम सही है। अर्हक सेवा पूर्ण अर्धवर्ष में काउंट की जाती है, अर्धवर्ष में काउंट की जाती है। क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीट कर दे रहे हैं ताकि भूले नहीं आप। सिक्स पे कमीशन, सिक्स पे कमीशन में आपको बोला मिनिमम पेंशन जो है आपको 50% मिलना चाहिए, पेंशन का मिनिमम बोला है। लेकिन सेवंथ पे कमीशन में मैक्सिमम बोल दिया है, मैक्सिमम आपको 50% मिलेगा। ठीक, आगे, मिनिमम पेंशन 9,000 रुपया, प्रभावी कब से है? 1/4/2017, 1/4/2017। देखिए जो पेंशन जो है रूल्स, उसमें 9,000 रुपया मिनिमम पेंशन देने की बात की गई है। और ये सेवंथ पे कमीशन का बात हुआ कि किसी भी आदमी को मिनिमम पेंशन 9,000 रुपया मिलेगा ही मिलेगा। और मैक्सिमम कितना मिलेगा? मैक्सिमम वेतन का 50%, वेतन का 50%। लेकिन कौन वेतन? अंतिम वेतन। मैक्सिमम पेंशन अंतिम वेतन या औसत परिलब्धियों का 50%, औसत परिलब्धियों का 50%। आगे, मैक्सिमम पारिवारिक पेंशन, पारिवारिक पेंशन का बात कर लेते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय है, उसकी सेवा काल में ही मृत्यु हो गई, यानी कि वो ड्यूटी में था और उस समय उसका मृत्यु हो गया, तो उसको अंतिम वेतन का 30% मिलेगा, अंतिम वेतन का 30% मिलेगा। और अगर कोई व्यक्ति का सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हुआ है तो अंतिम पेंशन जो उठा रहा था उसका 60% मिलेगा। अब समझिए, दोनों बात एक ही है। पेंशन क्या होता है? अंतिम वेतन का 50% ये होता है। और पारिवारिक पेंशन, शॉर्टकट मिलते हैं फैमिली पेंशन, लास्ट पेमेंट का कितना? 30%। लेकिन लास्ट पेमेंट तुमको पता है पेंशन का 60% होता है
फैमिली पेंशन। अब पेंशन कितना होता है, लास्ट पेमेंट का 50% और उसका 60% फैमिली पेंशन होगा। 0 0 0 0 कटा, यानी कि 6 5 30, यानी कि लास्ट पेंशन का 30%। तो वही तो बात है, दोनों बराबर ही है, कोई इसमें अंतर नहीं है। आगे, माह से अभिप्राय क्या है, माह से अभिप्राय कैलेंडर वर्ष का महीना, और वो कौन है, कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर। और महीना को किस में दिखाया गया, रूल 23 में। और दिन को दिखाया गया है रूल 11 में। ये सब याद रखना है, बार बार रिपीट करेगा, बार बार इसको याद रखना है। रूल कौन कौन पढ़ना है हम लोग को, 5 7। ऑड नंबर में यही दोनों रूल पढ़ना है, और इवन नंबर में 2 4 नहीं है, 6 8 10 12, बस इतना है। इसके अलावा कोई भी रूल आपको ऑप्शन में दिखा, छांट देंगे, वही क्वेश्चन में छांट देंगे, ये ऑप्शन गलत है। आगे, सिक्स पे कमीशन ना, छठे वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर किसी सेवानिवृत्त कर्मी को कितना पेंशन मिलना चाहिए, मिनिमम 50%। 6, मैक्सिमम पेंशन की गणना लास्ट वेतन का 50%। ये सेवंथ पे कमीशन में आया था, सेवंथ पे कमीशन में आया था। आगे, सातवां वेतन आयोग के पश्चात अधिकतम पेंशन 50%, मिनिमम मिनिमम पेंशन 9,000 रुपया। 9,000 रुपया कब से लागू हो गया, 1 अप्रैल 2017, 2017 से, 2017 से। आगे, 9,000 रुपये का पेंशन 1 अप्रैल 2017, कब, सेवंथ पे कमीशन में, सेवंथ पे कमीशन में। आगे, सीसीएस रूल नियमावली के किस नियम में राष्ट्रपति के पेंशन रोकने का वर्णन है, तो नियम 8 में है, नियम 8 में। तो यहाँ पे प्रयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, इसको पढ़ लेते हैं, देखिए। बिहार पेंशन रूल ये प्रभावी हुआ है 20 जनवरी 1950, यानी कि 20 जनवरी 1950। ठीक, आगे, सेवांत लाभ में पेंशन और ग्रेचुइटी दोनों होता है, पेंशन और ग्रेचुइटी दोनों। ग्रेचुइटी मैक्सिमम आपको 20 लाख मिलेगा, 20 लाख। और पेंशन और ग्रेचुइटी के लिए जो अर्हक सेवा होता है वो हाफ ईयर में काउंट होता है, हाफ ईयर में। ठीक है, उदारीकरण पेंशन नियमावली ये 20 जून 1950 में आया है, याद रखिएगा, ये जनवरी में आया है, ये जून में आया है। आगे, अखिल भारतीय सेवा मृत्यु सह सेवानिवृत्ति नियमावली, मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज का 1958 में आया है, यानी कि देखिए कोड वर्ड, उदारीकरण 1950 में आया है लेकिन छठा महीना में। अखिल भारतीय से ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए आया है 1958 में। केंद्रीय असैनिक सेवा के लिए 1972 में। रूपांतरित पेंशन कहा गया, हाँ, पेंशन का रूपांतरण नियमावली, रूपांतरित पेंशन का नियमावली 1981 में आया है। यात्रा भत्ता नियमावली 1949 में आया है, 1 जुलाई 1949, 1 जुलाई 1949। और सीसीएस रूल का नियम 8 में क्या बोलता है, राष्ट्रपति गवर्नमेंट के पास पेंशन रोकने तथा वापस लेने का अधिकार है। इसके अलावा एक चीज और पूछता है, इसमें 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला, क्या केंद्रीय असैनिक सेवा पेंशन नियमावली ऑल इंडिया सर्विसेज पर लागू, नहीं, गलत, ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए तो अलग पेंशन नियमावली 1958 में आ चुका है। अगला, क्या केंद्रीय असैनिक सेवा पेंशन नियमावली जो है रेलवे एम्प्लॉय पर लागू है, तो नहीं, रेलवे एम्प्लॉय पर भी लागू नहीं है, ना तो ऑल इंडिया सर्विसेज पर लागू है, न ही आकस्मिक रोजगार पर लगे व्यक्ति पर लागू है। तो ये तीनों पर लागू नहीं है। ये तीनों 3 अलग अलग क्वेश्चन है जो बोर्ड ऑफ रिवेन्यू पूछा है। आप देखिएगा, अभी अगर जो हम थ्योरी करा रहे हैं, बाद में जब हम लोग न्यूमेरिकल कंटिन्यू एकदम स्पीड में करेंगे, आपको ये सब क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। थ्योरी का पार्ट है, आधा घंटा अच्छे से देख लीजिए। इस आधा घंटा में जितना आपका बेसिक वाला पार्ट है, थ्योरी वाला पार्ट है, उसको कंप्लीट कर लीजिए। आगे, सीसीएस नियमावली का नियम 39 सीआरएस के बारे में बोलता है। और सीआरएस के बारे में हम लोग का कौन सा रूल है, बिहार पेंशन रूल नियमावली, रूल 43 का ए, शायद यही है, 43 का यही है, देखें, 46 का है, सॉरी 46 का है, थोड़ा सा दिमाग से उतरता है। तो सीआरएस के बारे में 46 का ए, 46 का ए। और सीसीएस नियमावली में रूल 39। आगे, आगे, यहाँ बिहार पेंशन योजना, ठीक है। अर्हक सेवा पूर्ण वर्ष में गणना की जाती है, गलत, अर्हक सेवा हाफ ईयर में काउंट होती है, हाफ ईयर में।
कर्मचारी पूर्वाहन में सेवानिवृत्त होते हैं, गलत। कर्मचारी जो है 1976 के बाद जितने भी कर्मचारी हैं वो माह के अंतिम दिन अपराह्न में सेवानिवृत्त होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। यानी कि जो भी कर्मचारी हैं तो पूर्वाहन गलत हो जाएगा, अपराह्न में सेवानिवृत्त होते हैं, दोनों गलत। आगे, पेंशन भुगतान फॉर्म कितने प्रति में महालेखा के कार के पास भेजी जाती है? अब देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पेंशन फॉर्म, ग्रेचुइटी या रूपांतरित पेंशन। पेंशन और ग्रेचुइटी एक साथ पढ़ते हैं हम लोग हमेशा। रूपांतरित पेंशन भी तो पेंशन का ही पार्ट है, तो तीनों एक जैसा हो गया, 3 प्रति में। यानी कि पेंशन, ग्रेचुइटी और कम्यूटेड पेंशन, ये तीनों 3 प्रति में। वही पूछेगा पीपीओ, पीपीओ 2 प्रति में। पेंशन पेमेंट ऑर्डर, पेंशन भुगतान आदेश, भुगतान आदेश। अब यहाँ पढ़ लेते हैं कॉपी। देखिए, पेंशन भुगतान के लिए पेंशन फॉर्म 3 प्रति में, ग्रेचुइटी आपका 3 प्रति में, रूपांतरित पेंशन 3 प्रति में। ये तीनों पेंशन, ग्रेचुइटी, रूपांतरित पेंशन 3 प्रति में, और पीपीओ फॉर्म 2 प्रति में। आगे, पीपीओ का फुल फॉर्म होता है पेंशन पेमेंट ऑर्डर, पेंशन भुगतान आदेश। सीवीपी का फुल फॉर्म होता है कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, रूपांतरित पेंशन के मूल्य। अब इस दोनों का क्या रूल है देखते हैं। पेंशनर को पीपीओ और सीवीपी के भुगतान के लिए किससे संपर्क करना चाहिए? तो टीओ या बैंक के पास। अब देखिए, सबसे पहले कोई इसको समझ लेते हैं। आप रिटायर होने वाले हैं, क्या काम करेगा? भेजिएगा पेंशन फॉर्म, पेंशन फॉर्म 3 प्रति में भर के दे दीजिएगा किसके पास? विभागाध्यक्ष के पास। अगर आप राजपत्रित हैं तो विभागाध्यक्ष के पास भर के देंगे। अगर आप अराजपत्रित हैं तो आप ज्वाइनिंग अथॉरिटी जो है आपका, उसको देंगे। ठीक, अब ये पेंशन फॉर्म जो है, पेंशन फॉर्म किसके पास गया? विभागाध्यक्ष के पास, विभागाध्यक्ष के पास। ये स्वीकृति देंगे, स्वीकृति देने के बाद वो चला जाएगा महालेखाकार, महालेखाकार ले एवं ह, यानी कि लेखा एवं हकदारी। महालेखाकार क्या करेगा? ये जो पेंशन फॉर्म हम लोग भेजे 3 प्रति में, अब महालेखाकार भेजेगा पीपीओ फॉर्म 2 प्रति में। किसको? ट्रेजरी ऑफिसर को भेजेगा। तो आपको पीपीओ फॉर्म के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? ट्रेजरी ऑफिसर के पास। वही क्वेश्चन तो है, पीपीओ फॉर्म के लिए ट्रेजरी ऑफिसर या बैंक जाना होगा। ट्रेजरी ऑफिसर के पास या तो बैंक जाना होगा आपको। तो ये एकदम यही सीक्वेंस में याद रखना है, आपको हमेशा याद रखे रहेगा। आगे, मृत्यु उपादान के बारे में जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति मर जा रहा है तो उसको मृत्यु उपादान मिलेगा। क्या कभी भी मर जाएगा तो मिल जाएगा? नहीं, मिनिमम सेवा होनी चाहिए 5 वर्ष और मैक्सिमम सेवा होनी चाहिए 20 वर्ष। यानी कि 5 वर्ष से पहले मरे तो नहीं मिलेगा, 20 वर्ष के बाद मरे तो मृत्यु उपादान नहीं मिलेगा। एक चीज और जानिए, 20 साल हो जाएगा उसके बाद तो आपको पूर्ण पेंशन अपने मिलने लगता है, पूर्ण पेंशन। आपको मृत्यु उपादान क्यों मिलेगा? एक चीज और याद रखना है, 20 साल पूर्ण हो पूरा पेंशन, और 20 साल के बाद आप वीआरएस भी ले सकते हैं। आगे, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 10 वर्ष की अर्हक सेवा के साथ सेवा में रहते मृत्यु हो जाती है। 10 वर्ष है यानी कि उसको मृत्यु उपादान मिलेगा, 5 वर्ष से ज्यादा है कितना मिलेगा? उसका मृत्यु उपादान औसत परिलब्धियों का 12 गुना मिलेगा। 12 गुना ऑप्शन ही सही करना है। ये 6 बार पूछा है ये क्वेश्चन, सिर्फ ये क्वेश्चन 6 बार पूछा है। 12 गुना आपको याद रखना है, कभी दे देगा 14 गुना, 20 गुना, 5 गुना, 10 गुना, सब काट देना है।
जहां पे 12 गुना रहेगा सिर्फ वही आंसर होगा। आगे, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 5 वर्षों से अधिक और 20 वर्षों की अर्हक सेवा के साथ मृत्यु उपदान दिया जाता है। मतलब मिनिमम 5 वर्ष और मैक्सिमम 20 साल। आगे, जीवन प्रमाण पत्र प्रथम पेंशन स्वीकृत करने के लिए आवश्यक नहीं होता जीवन प्रमाण पत्र। ठीक है। इसके बाद प्रतिवर्ष जीवन प्रमाण पत्र पेंशनधारी को सशरीर टीओ के समक्ष, देखिए पहला बार आप रिटायर करने वाले हैं, तो रिटायर करते समय आप पेंशन फॉर्म भरिएगा, पेंशन फॉर्म। ठीक, उसमें अपना सारा डिटेल दीजिएगा, डिटेल दे रहे हैं पेंशन फॉर्म में, अपना सारा डिटेल दे दिए। उस डिटेल से ये साबित होता है वो डिटेल आपने भरा है, तो आपका जीवन प्रमाण पत्र क्यों लेगा? आप साक्षात भर रहे हैं वहां पे। दूसरा साल से, पहला साल तो आपका नहीं लिया, पहला साल आपका जीवन प्रमाण पत्र नहीं लिया, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा, इसके बाद प्रत्येक साल आपको जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। किसके पास? ट्रेजरी ऑफिसर के पास। कैसे जाना है? सशरीर उपस्थित होना है, मतलब एकदम फोन पे बात नहीं होगा, डायरेक्ट वहां जाइएगा। आगे, अब तो जीवन प्रमाण पत्र को वो बायोमेट्रिक आधारित कर दिया है। अब जो जीवन प्रमाण पत्र है उसको बायोमेट्रिक आधारित कर दिया है, बायोमेट्रिक आधारित। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में आते हैं। अब पेंशन फॉर्म कितना प्रति में महालेखा के पास? 3 प्रति में। आगे, एक सरकारी सेवक को किस उम्र के बाद विभागीय परीक्षा पास करने से छूट मिल जाता है? 50 साल। 50 साल हो जाएगा तो आपको विभागीय परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं है। ये पेंशन का रूल है। आगे, क्या ग्रेचुइटी पर कोई ऊपरी सीमा है? हाँ है, 20 लाख। ग्रेचुइटी मैक्सिमम 20 लाख मिलता है। ग्रेचुइटी टैक्स फ्री होता है, कोई टैक्स नहीं लगेगा ग्रेचुइटी पर। इसमें जो अर्हक सेवा होता है वो हाफ ईयर में काउंट होता है, वो हाफ ईयर में काउंट होगा। आगे, अर्हक सेवा एवं पेंशन सेवा से त्याग पत्र का क्या प्रभाव पड़ता है? पेंशन का भुगतान होता है, जितना आपका अर्हक सेवा होगा उसी के हिसाब से आपको पेंशन का भुगतान होगा। और अर्हक सेवा में वो सेवा काउंट होगा जिसके लिए हम लोग को छुट्टी वेतन मिलता है, यानी कि सैटरडे संडे तो काउंट होगा ही, प्लस जिस दिन हम लोग ड्यूटी करते हैं वो तो कर्तव्य पर होगा ही। जो कर्तव्य पर है वो काउंट होगा, और जिसके लिए छुट्टी वेतन वो काउंट होगा। आगे, CRS अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन कितना में है? 46 का ए में, 46 का ए में। रूल याद रख लेना है, ठीक है। सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत किया जाता है। अब मिनिमम 2/3 हम बताए थे। CRS जो है अनिवार्य सेवानिवृत्ति दो तरीका का हो सकता है, एक CCA रूल्स के तहत और एक बिहार सर्विस कोड का रूल 74 के तहत। अगर CCA रूल्स के तहत होगा तो इसको 2/3 मिलेगा, यानी कि ये मिनिमम हो गया, मिनिमम आपको 2/3 मिलेगा। और बिहार सर्विस कोड के तहत होगा आपको 100% मिलेगा। क्या? सेवांत लाभ। सेवांत लाभ में दोनों हो जाता है, पेंशन प्लस GPF, याद रखिएगा आप इस चीज को। तो CRS का ये हो गया, CRS का रूल हो गया 46 का ए, या कहीं कहीं 46 का क भी लिखा रहेगा, तो दोनों सही है CRS। और CRS के बारे में CCS नियमावली, केंद्रीय सेवा के लिए है CCS नियमावली, CCS नियमावली का रूल 39 है। तो ये सारा चीज CRS के बारे में इतना ही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। हाँ, एक चीज और, अगर CCA रूल्स के तहत किसी व्यक्ति को हम लोग CRS दिलाते हैं, यानी कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति, तो उसमें जो पेंशन मिलता है उसको बोलते हैं निवृत्ति पेंशन। और निवृत्ति पेंशन चर्चा है रूल 134, याद रखिएगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है 134 रूल तक ही बताया है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन पूछा है, 134 से ज्यादा जो भी ऑप्शन रहेगा उसको छांट देना है। आगे, परिवीक्षा के रूप में अवधि सेवा एवं उपादान के लिए मानी जाएगी, एकदम मानी जाएगी रूल 34। रूल 34 बोलता है परिक्षमान के बारे में। रूल 68 बोलता है, रूल 68 बोलता है परिक्षमान उपसमाहर्ता, उपसमाहर्ता के बारे में बोलता है। आगे,
100 वर्ष की आयु वाले पेंशनर को कितना अतिरिक्त पेंशन दिया जाएगा? यहाँ देखिए अतिरिक्त पेंशन के बारे में देख लेते हैं। अतिरिक्त पेंशन जिस भी 60 साल का उम्र अगर होता है किसी का, तो पेंशन चालू हो जाता है। यानी कि 60 ईयर का एज होता है तो पेंशन चालू चालू हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसका एज 80 ईयर होता है, उसको क्या हो जाता है? अतिरिक्त पेंशन। अतिरिक्त पेंशन चालू चालू। एक छूट गया इसमें। 80 से 85 साल हो, अतिरिक्त पेंशन कितना मिलेगा? 20%। 10% से स्टार्ट नहीं होता, हम बोले कि 80 साल से स्टार्ट हो जाता है अतिरिक्त पेंशन मिलना। ठीक है, तो 80 से 85 20 से स्टार्ट होगा, 10 से नहीं 20 से स्टार्ट होगा। 85 से 90 30, 90 से 95 40, 95 से 100 50, और 100 या उससे अधिक 100%। इसको याद कर लेना है। यहाँ देखिए 100 वर्ष की आयु 100% मिलेगा। आगे, बिहार पेंशन नियमावली 1950 से प्रावधान। इनवैलिड पेंशन किसको दिया जाएगा? इनवैलिड पेंशन जो चिकित्सा प्राधिकार द्वारा अस्थायी रूप से आगे की सेवा करने के लिए अक्षम घोषित, यानी कि वो फ्यूचर में सेवा देने में असमर्थ हो गया है, असमर्थ हो गया है, और मेडिकल एग्जामिनर द्वारा सर्टिफाइड है, मतलब मेडिकल एग्जामिनर उसको सत्यापित किया है। इसका केवल 2 आंसर होता है, लेकिन आपका 1 भी दिया है, कहीं कहीं केवल 2 है, कहीं के 1 है, यानी कि जो शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम है उसका भी दे दिया है। तो आप देखिएगा आगे एक क्वेश्चन मिलेगा, उसमें केवल 2 को सही माना है। तो ऐसा क्वेश्चन का हम कुछ नहीं कर सकते भाई। आपका जो बोर्ड ऑफ रिवेन्यू में जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें 2 मानेगा कि दोनों मानेगा, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको सही आंसर माने। आगे, छुट्टी अवधि को पेंशन के ग्रेचुइटी के योग समय एकदम सही समझा जाएगा, लेकिन उसका छुट्टी वेतन मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए आप मंडे को नहीं आए, एब्सेंट हो गए, ठीक है, और मंडे के दिन अगर आपका छुट्टी हो गया, यानी कि सीएल काउंट हो गया, तो आपको छुट्टी वेतन मिलेगा। तो आपको अर्हक सेवा में पेंशन और ग्रेचुइटी के लिए वो योग्य समझा जाएगा। और छुट्टी वेतन नहीं मिला, यानी कि आप एब्सेंट हो गए, तब आपको पेंशन उसका नहीं मिलेगा। आगे, जब किसी सरकारी सेवक की सेवा काल में मृत्यु होती है तो पारिवारिक पेंशन दिया जाएगा, एकदम सही है। और जब किसी सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु होती है तो पारिवारिक पेंशन दिया जाएगा, दोनों सही है। सेवा काल में मृत्यु होगा तो अंतिम वेतन का 30%। और जब जब सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु होगा, सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु होगा तो अंतिम पेंशन का 50%। आगे, हाँ, पारिवारिक पेंशन एक बार देख लेते हैं। पारिवारिक पेंशन, पारिवारिक पेंशन यह प्रभावी है 1 अप्रैल 1964 से, 1 अप्रैल 1964 से, और ये राज्य सरकार के कर्मियों के लिए लागू है, या राज्य सरकार के कर्मी के लिए लागू है। एक चीज और, इसमें जो आवेदन फॉर्म आपको देना पड़ता है, यानी कि कोई व्यक्ति जो जिसके हस्बैंड मर गए हैं या जिसका बेटा मर गया है, वो आवेदन फॉर्म देगा, किसके पास जाएगा सत्यापन के लिए? विभागाध्यक्ष और कार्यालय प्रधान के पास जाएगा, और इसके सत्यापन के बाद वो जाएगा महालेखाकार के पास। अब इसकी हकदारी कौन तय करता है? हकदारी का समाधान विभागाध्यक्ष और कार्यालय। मान लीजिए कि बहुत आदमी अप्लाई कर दिया है, बेटा भी अप्लाई कर दिया है, माँ भी अप्लाई कर दी है, बेटी भी अप्लाई कर दी है, ठीक है, बहुत कोई अप्लाई कर दिया है, क्या सबको मिलेगा? नहीं। वो देखेगा कि बेटा का उम्र कितना है, 25 साल से ज्यादा हो गया है, तो छांट देगा बेटा को, बोलेगा नहीं, आपका उम्र 25 साल से ज्यादा है, आपको पारिवारिक पेंशन नहीं मिलेगा। पुत्री को देखेगा कि विवाहित है कि अविवाहित, अगर अविवाहित है पुत्री तो उसको दिया, अविवाहित को दिया जाएगा, और अगर बेटी की शादी हो गई उसको नहीं दिया जाएगा। पत्नी है तो सबसे पहला प्रायोरिटी तो पत्नी को देता है, पत्नी अगर विधवा हो गई है तो पत्नी को देगा। एक चीज और, अगर एक से अधिक विधवा पत्नी है, एक से अधिक विधवा पत्नी है तो सभी को मिलेगा, दोनों को मिलेगा, दोनों को मिलेगा, एक से अधिक को मिलेगा। आगे, माता पिता है तो माता पिता, अगर पत्नी नहीं है तो माता पिता को भी दे देगा, दूसरा प्रायोरिटी माता पिता होता है। तीसरा, अगर उसका कोई संतान है
पुत्र हो चाहे पुत्री, अगर वो मानसिक रूप से विकलांग है उसको जिंदगी भर मिलेगा, सबसे पहले उसी को प्रायोरिटी दे देगा कि उसको देगा भाई पारिवारिक पेंशन, जिंदगी भर उसको मिलता रहेगा। आगे, ट्रेजरी ऑफिसर यानी कि कोषाध्यक्ष के माध्यम से मिलेगा। पारिवारिक पेंशन किसके माध्यम से मिलेगा? ट्रेजरी ऑफिसर यानी कि कोषाध्यक्ष के माध्यम से। अगला, जब सेवा काल में मृत्यु हो तो अंतिम वेतन का 30%, जब सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु हो तो पेंशन का 60%, पेंशन का 60%। आगे, संयुक्त फोटो लगाना इसमें अनिवार्य नहीं है, यानी कि आप ज्वाइंट फोटो लगाना इसमें कोई जरूरी नहीं है पारिवारिक पेंशन में। आगे, जब भी किसी के फैमिली में कोई डेथ करता है तो एक व्यक्ति को अनुकंपा में नौकरी मिलता है। अब एक डाउट आता है आदमी में कि अगर किसी के बेटा को, किसी के बाप की मृत्यु हो गई, बेटा को अनुकंपा में नौकरी मिल गया है तो क्या उसको पारिवारिक पेंशन मिलेगा? हाँ मिलेगा, पेंशन मिलेगा, दोनों दिया जा सकता है एक साथ, यानी कि अनुकंपा में नौकरी भी और पारिवारिक पेंशन भी दोनों एक साथ दिया जा सकता है। ये क्वेश्चन आप दिमाग में बैठा लीजिए। आगे, सेवा से बर्खास्त हो गया, गवर्नमेंट ने बोला उसको अनुकंपा भत्ता भुगतान नहीं होगा, हम बताए थे। डिसमिसल या रिमूवल, डिसमिसल या रिमूवल के केस में आपको पेंशन नहीं मिलेगा, उपदान नहीं मिलेगा, जीपीएफ मिलेगा। दिमाग में बैठा लीजिए, ये मैप जो जितना क्वेश्चन बता रहे हैं वो मैप में बैठा लीजिए दिमाग में। आगे, अगर कोई सरकारी सेवक है जिसकी मृत्यु हो गई और उस पर कोई आपराधिक मामला चल रहा था, अगर मान लीजिए उसका मामला चल रहा है, मृत्यु हो गई अचानक से, तो उसका फैमिली तो भाई दिक्कत हो जाएगा ना, तो पेंशन उसका पारिवारिक पेंशन दिया जाएगा, पारिवारिक पेंशन दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं दिया जाएगा। लेकिन उपादान रोक देगा, उपादान का भुगतान जो है मुकदमा के निस्तार के बाद किया जाएगा। यानी कि अगर कोई मरता है 2022 में, 2022 में मरता है तो तुरंत उसका पारिवारिक पेंशन चालू हो जाएगा, लेकिन उपादान तब तक चालू नहीं होगा जब तक उसका केस सॉल्व ना हो। मान लेते हैं केस 2025 में सॉल्व हुआ तो 2025 में डिसाइड होगा कि उपादान दिया जाए कि नहीं दिया जाए। आगे, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन योजना 1964 को चालू हुआ और इसके अंतर्गत 1 वर्ष की सेवा शर्त को समाप्त कर दिया गया 1980 में। जैसे पहले अगर मान लीजिए कोई 2020 में किसी का हस्बैंड डेथ कर गया तो उसको 2021 तक 1 साल इंतजार करेगा और 1 साल के बाद पेंशन देगा। तो 1 साल में तो उसका परिवार का हालत खराब हो जाता है। 1 साल में परिवार, भाई 1 साल में उसका परिवार कैसे चलेगा? तो पहले होता था, लेकिन 1980 से इस चीज को खत्म कर दिया, बोला ना 1 साल वेट नहीं करना पड़ेगा, उसको तुरंत पेंशन जो है वो चालू हो जाएगा। आगे, 2 पीपीओ पुस्तक, मतलब 2 पीपीओ बुक तैयार करके भेजा जाता है किसके पास? ट्रेजरी ऑफिसर या बैंक। हम बताए थे कि पीपीओ फॉर्म जो है, पीपीओ फॉर्म भरा जाएगा पेंशनर के द्वारा, जिसको जो रिटायर हो गया वो पीपीओ फॉर्म भरेगा कितना प्रति में? सॉरी, पीपीओ फॉर्म नहीं, पेंशन फॉर्म, पेंशन फॉर्म भरेगा 3 प्रति में। वो कहाँ जाएगा? एजी के पास जाएगा, महालेखाकार के पास। महालेखाकार क्या करेगा? पीपीओ फॉर्म भेजेगा कितना प्रति में? 2 प्रति में। और ये पीपीओ फॉर्म किसके पास जाएगा? ट्रेजरी ऑफिस या बैंक। ठीक, ट्रेजरी ऑफिस से बैंक जाता है, ट्रेजरी ऑफिस फिर बैंक। तो अगर किसी को पीपीओ फॉर्म चाहिए, या तो ट्रेजरी ऑफिस जाइए या तो बैंक जाइए, आपको वहीं पे आपको मिलेगा। आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पारिवारिक पेंशन तो हो ही गया था। आगे, अभियुक्त सरकारी सेवक जिसकी मृत्यु आपराधिक मामले के निस्तार के पूर्व होती है उस पारिवारिक पेंशन का भुगतान होगा, एकदम सही बात है। पेंशन का भुगतान होगा, उपादान का भुगतान मुकदमा निस्तार के बाद किया जाएगा, दोनों सही है। अभी जस्ट पढ़े हैं, दोनों सही है। पेंशन का रूपांतरण, देखिए पेंशन का रूपांतरण भी है। पेंशन का रूपांतरण किस चैप्टर में है? चैप्टर 12 ठीक है। और मैक्सिमम कितना पेंशन आप रूपांतरित कर सकते हैं? 40%। कितना? 40% पेंशन आप रूपांतरित कर सकते हैं। अब पेंशन का रूपांतरण नियमावली कब आया? 1981 में। कब समाप्त हो गया? 2006 में, 1 जनवरी 2006 में। चलिए पेंशन का रूपांतरण पढ़ लेते हैं। पेंशन का रूपांतरण यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है पेंशन का रूपांतरण।
पेंशन के रूपांतरण की मैक्सिमम सीमा 40%। ये क्वेश्चन कम से कम 7 से 8 बार पूछा है। कभी आपको 60% दे देगा, कभी 80% दे देगा। ठीक है। रूपांतरित पेंशन क्या होती है? पूर्णतः कर मुक्त होती है। अब देखिए, क्यों आदमी पेंशन का रूपांतरण करता है? किसी का पेंशन है 60,000 रुपया महीना, 60,000 रुपया महीना पेंशन है। ठीक है। अगर इसको हम लोग 12 महीना काउंट करें, 60,000 × 12 हो जाएगा 7 लाख, और जब 72 है ना, 7,20,000। अब इस पेंशन पर इनकम टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स लगेगा। वो सोचेगा भाई क्यों क्यों हम ऐसा करें। हम क्या करते हैं, पेंशन से कुछ जो पैसा निकाल लेते हैं अपना, पेंशन से कुछ पैसा निकाल लेते हैं। ठीक है। वो ह्यूज अमाउंट में पैसा निकाल लेगा। ठीक है। तो मान लेते हैं पेंशन उसका 60,000 था, अब उसको पेंशन मिलने लगा 40,000। ठीक है। और जो बाकी जो 20,000 कटा, वो उसका 20,000 करके वो मैक्सिमम 15 साल तक का पैसा निकाल सकता है, 15 वर्ष तक का पैसा निकाल सकता है। और वो पैसा निकाल लिया क्यों? टैक्स बचाने के लिए। ठीक है। तो उसको 40,000 रुपया महीना ही पेंशन मिलेगा, क्योंकि वो एक बार में तो बहुत पैसा निकाल लिया इससे। और इस पे उसका इनकम टैक्स भी नहीं कटेगा। देखिए कितना अच्छा रूल है, इनकम टैक्स भी नहीं कटेगा, क्योंकि रूपांतरित पेंशन पेंशन जो है वो टैक्स फ्री होता है, टैक्स फ्री होता है। तो कितना अच्छा दिमाग लगाया। अब उसको जो 40,000 मिल रहा है, ये कब फिर से 60,000 हो जाएगा? जो मतलब जो पुराना पेंशन है वो फिर से कब बहाल हो जाएगा? फिर बहाल हो जाएगा 15 वर्ष के बाद। 15 वर्ष के बाद, 15 साल के बाद ही उसका फिर से पूरा पुराना पेंशन वापस आएगा। ठीक है। आगे, रूपांतरित पेंशन कर मुक्त होता है। पेंशन का रूपांतरित हिस्सा पुनर्बहाल कब होता है? 15 साल के बाद। तो ये क्वेश्चन हम बता दिए हैं। आगे, एक कर्मचारी सेवानिवृत्ति पर आने अपने पेंशन का 15% रूपांतरित करता है, और 4 साल के बाद वह शेष 25% रूपांतरित करने की इच्छा रखता है, अनुमति नहीं दी जाएगी। इसको भी समझ लीजिए। मान लेते हैं हम लोग इसका मैक्सिमम पढ़ चुके हैं कि मैक्सिमम 40% रूपांतरित कर सकते हैं। अगर किसी का सैलरी 60,000 है, इसका 40% हो जाएगा 24,000, यानी कि मैक्सिमम आपको 24,000 तक वो रूपांतरित कर सकता है। ठीक है। इससे ज्यादा रूपांतरित नहीं कर पाएगा। लेकिन कोई पेंशनर क्या सोचा, पेंशनर सोचा कि इस 40,000 में से जो है हम, सॉरी 60,000 जो उसका पेंशन है, उसका हम लोग 15% रूपांतरित कर लेते हैं आज आज और बाकी 25% कर लेते हैं 9 महीना बाद। तो क्या परमिशन दिया जाएगा? एकदम सही, दिया दिया जाएगा। ठीक है। एक साल के अंदर, एक साल के अंदर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एक साल से ज्यादा हो गया, चेंज नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन में पूछा था कि पेंशन जो है उसका 15% वो रूपांतरित कर लिया, बाकी जो बचा है 25%, वो बोल रहा है 4 साल के बाद रूपांतरित करेंगे। पॉसिबल नहीं है, एक साल से ज्यादा ना हो गया ये, तो नहीं कर सकता है। वही बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद शेष 25% का रूपांतरण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इस चीज को भी समझ लिए। पेंशन का रूपांतरित मूल्य पर टैक्स नहीं लगाया जाता है। आगे, पेंशन का रूपांतरण के विकल्प का इस्तेमाल करने से पूर्व पेंशन की मृत्यु हो जाएगी। अगर कोई डेथ कर गया तो पेंशन का रूपांतरण उसका फैमिली वाला नहीं लगा सकता है, परिवार को 40% रूपांतरण का लाभ नहीं मिलेगा। आगे, पेंशन रूपांतरण के लिए अर्हक सेवा वर्धक वर्ष का लाभ 2006 से समाप्त, हम बताए थे। पेंशन का रूपांतरण स्टार्ट हुआ है 1981 में, और इंड हो गया है 1 जनवरी 2006 में। ठीक है। रूपांतरण। आगे, कम किए गए पेंशन, इसी को तो बोलते हैं पेंशन का रूपांतरण। खत्म। महंगाई राहत जिसके आधार पर किया जाता है रूपांतरण। देखिए, अगर मान लेते हैं, अब देखिए ये भी समझने वाला क्वेश्चन है, महंगाई राहत क्या है। अगर किसी का पेंशन 60,000 रुपया है, ठीक, अब वो इसका 40,000 रुपया उसको पेंशन मिल रहा है, जो 20,000 है वो रूपांतरित कर लिया। ठीक है। तो अब उसको डीए मिलेगा। डीए 40,000 पर मिलेगा कि 60,000 पर? क्योंकि पेंशन तो उसका 60,000 से कम होकर अब 40,000 हुआ है। याद रखिए, डीए जो है वो 60,000 पर ही मिलेगा, यानी कि जो रूपांतरण से पहले जो पेंशन था मूल पेंशन पर मिलेगा। वही बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए।
यानी कि महंगाई राहत जो है किसके आधार पर किया जाता है? रूपांतरण के पूर्व मूल पेंशन के आधार पर किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका, हमको लगता है कि पारिवारिक पेंशन से आपका सारा, सॉरी, पेंशन का रूपांतरण से संबंधित आपको बोर्ड ऑफ रिवेन्यू में जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ था उस पर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जहां डाउट होगा हम ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं उसमें क्लियर हो जाएगा। आगे, हाँ, पेंशन का रूपांतरण का विकल्प का इस्तेमाल करने से पहले पेंशनर की मृत्यु हो जाती है, फैमिली वाला नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। आगे, प्रथम पेंशन शुरू करने के लिए जीवन प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। सही है, पहला प्रमाण पत्र में हम लोग को जाने का जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरा बार से ट्रेजरी ऑफिसर के पास जाएंगे, सशरीर उपस्थित होंगे, सशरीर उपस्थित होना है। आगे, 1/9/2005 के बाद एनपीएस एनपीएस आया है 1/9/2005 से। इसके पहले एनपीएस में जीपीएफ को समाप्त कर दिया गया है, यानी कि इसमें अंशदान जीपीएफ में नहीं होगा। ठीक है, एनपीएस में आपको उपदान मिलेगा, उपदान मिलता है। एनपीएस टोटल 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एनपीएस में बेसिक और डीए का 10% काटा जाता है, और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन का रेशियो होता है 10/14, 10/14। और जब आप रिटायर कीजिएगा तो आपका जितना भी राशि जमा होगा उसका 60% आपको दे देगा एक बार में, अब बचा हुआ 40% आपको मंथली बेसिस पर देगा। देखिए यही है, पूरा चीज हम बता दिए एनपीएस के बारे में। बीटीसी फॉर्म 29 और 29A, 29 जो है बीटीसी फॉर्म, वो बोलता है पेंशन का दावा भुगतान, पेंशन का दावा करेगा। और 29A में है औपबंधिक पेंशन, औपबंधिक पेंशन यानी कि 90% जो पेंशन मिलता है वो। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन, अब सारा क्वेश्चन फटाफट करेंगे। बिहार पेंशन नियमावली में सबसे प्रावधान, दोहरा पेंशन किसको मिलेगा? डबल पेंशन भूतपूर्व सेना के कर्मचारी, यानी कि जो पहले सेना में थे उसको मिलेगा। यानी कि जो डबल पेंशन कौन को मिलेगा? पहला सिविल पेंशन और दूसरा मिलिट्री पेंशन। सिविल पेंशन भी मिलेगा, मिलिट्री पेंशन भी, यानी कि मिलिट्री की तरफ से पेंशन दिया जा रहा है, सिविल की तरफ से भी दिया जाएगा। आगे, सेवा के दौरान सभी अवकाश जिसके लिए अवकाश वेतन का भुगतान किया जाता है पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए अर्हक सेवा में काउंट होगा, यहाँ दिया नहीं होगा तो ये गलत हो जाएगा। जिसके लिए छुट्टी वेतन मिलेगा वो अर्हक सेवा में काउंट होगा। आगे, एक कर्मचारी 12 जुलाई को सेवानिवृत्त करता है तो 31 जुलाई का अपराह्न में। ठीक है, देखो हम लोग पढ़े हैं कि वर्ष 1976 से क्या होता है, व्यक्ति अपने जन्म तिथि के, जन्म मास के, जो जन्म में उसका मास है, डेट ऑफ बर्थ का महीना, उसके अंतिम दिन, ठीक है, अपराह्न में सेवानिवृत्त करता है, सेवानिवृत्त होता है। आगे इसको पढ़ लेते हैं। कर्मचारी कब से महीने के अंतिम दिन अपराह्न में सेवानिवृत्त होते हैं? 1976 से हम बता चुके हैं। जन्म तिथि अगर 12 जुलाई है तो सेवानिवृत्ति की तिथि हो जाएगी 31 जुलाई का अपराह्न में, यही क्वेश्चन पूछा था। आगे, यदि सेवानिवृत्ति की तिथि सार्वजनिक अवकाश है तो वह उसके पूर्व कार्य दिवस को सेवानिवृत्त हो सकता है, यानी कि अगर सेवानिवृत्ति की तिथि 31 जुलाई है तो वो 30 जुलाई को भी सेवानिवृत्त हो सकता है। 30 जुलाई भी अगर अवकाश है तो वो 29 जुलाई को सेवानिवृत्त हो जाएगा, यानी कि उससे पहले 31 जुलाई से पहले जो भी अवकाश होगा उसको हटा देंगे, जो भी कार्य दिवस होगा उस कार्य दिवस के दिन वो सेवानिवृत्त हो जाएगा। आगे, पेंशन की रकम की गणना है रूल 5 में, बताए थे रूल 5 में गणना, 6 में शर्त है, 2 में परिभाषा है, 5 में है गणना, 6 में शर्त है, और 12 में पेंशन का रूपांतरण। ठीक, आगे पढ़ते हैं। औसत परिलब्धि क्या होता है? अंतिम 10 माह में प्राप्त की गई परिलब्धियों का औसत। यहाँ पे आपको 10 माह याद रखना है, कहीं पे आपको 12 माह दे देगा, कहीं पे आपको 13 माह दे देगा, तो
उसको छांट देना है। अंतिम 10 माह में प्राप्त की गई परिलब्धियों का औसत। परिलब्धि में क्या शामिल होता है? परिलब्धि में शामिल हो जाएगा वेतन, अवकाश वेतन, वैयक्तिक वेतन और जीवन निर्वाह भत्ता और डीए। इतना चीज आपको शामिल हो जाएगा परिलब्धि में। और परिलब्धि में क्या शामिल नहीं होगा, ये ज्यादा जरूरी है कि क्या शामिल नहीं होगा। विशेष वेतन शामिल नहीं होगा, चिकित्सा वेतन भत्ता शामिल नहीं होगा, टीए शामिल नहीं होगा। ठीक। अगर किसी का औसत परिलब्धि है 1,50,000, उसका पेंशन हो जाएगा इसका आधा 75,000। किस वर्ष से गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पेंशन के भुगतान का 50% की दर से, बताए थे कि 6th पे कमीशन से बोला गया कि जो पेंशनर है उसको कितना मिलेगा, कितना मिलेगा? मिनिमम पेंशन मिलना चाहिए। मिनिमम पेंशन वेतन का 50%, वेतन का अंतिम वेतन का 50% मिलना चाहिए मिनिमम पेंशन। तो भाई छठा पे कमीशन 2007, पेंशन हो जाएगा 2007। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एनपीएस, एनपीएस में सेवानिवृत्ति के बाद कर्मी को कुल जमा का कितना परसेंट दे? 60%। तो एनपीएस में जो भी जमा है उसका 60% देगा और बचा 40% जो है उसको कब देगा? मंथली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर देगा। आगे एनपीएस कब स्टार्ट हुआ? केंद्र में, सेंटर में स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2005। वही बिहार में लागू हुआ है 1 सितंबर 2006। सॉरी, केंद्र में 2004 और बिहार में 2005। आगे फिर से कर देते इसको, कंफ्यूज ना करें। एनपीएस जो है, एनपीएस केंद्र में और बिहार में, केंद्र में 1 अप्रैल 2004, बिहार में 1 सितंबर 2005। कंट्रीब्यूशन क्या होगा एनपीएस में? एनपीएस में आपको पेंशन खत्म, उपदान मिलेगा, जीपीएफ खत्म। आगे नियम 107 में क्या बोलता है? पेंशन की गणना, पेंशन की गणना रूल 5। और नियम का बात करें, नियम का बात करें तो पेंशन की गणना कहाँ दिया हुआ भाई नियम में? हाँ, पेंशन की गणना तो कहीं दिया नहीं है इसमें, चैप्टर में है तो ये गलत हो जाएगा जो भी है। रूल 107 में, 107 में पेंशन का वर्ग है। 107 में पेंशन की गणना नहीं है, पेंशन का वर्ग है। तो 107 में हो गया पेंशन का वर्ग, वर्ग। आगे बीटीसी फॉर्म 29, पेंशन का भुगतान के दावे, भुगतान के दावे। और 29A औपबंधिक पेंशन की स्वीकृति, औपबंधिक पेंशन। आगे आते हैं। पेंशन भुगतान आदेश की 2 पीपीओ बनाई जाएगी, ट्रेजरी ऑफिसर को बताइए। हम बताए थे कैसे होता है इसका। जो भी हम लोग का पेंशन है, हम लोग जो रिटायर करने वाला है वो पेंशन फॉर्म भरेगा। पेंशन फॉर्म 3 प्रति में भरेगा, प्रति में। और किसके पास भेजा जाएगा? एजी के पास। लेकिन एजी के पास भेजने से पहले विभागाध्यक्ष उसको स्वीकृति आदेश देगा। एजी के पास भेजेगा, एजी क्या भेजेगा? पीपीओ फॉर्म 2 प्रति में। और वो किसके पास जाएगा? ट्रेजरी ऑफिसर के पास। ठीक है। और ट्रेजरी ऑफिसर भेज देगा बैंक में। यानी कि हम लोग पीपीओ आदेश या तो ट्रेजरी ऑफिसर या तो बैंक से निकाल सकते हैं। तो ट्रेजरी ऑफिस सही हो जाएगा। आगे सरकारी से जिसे बर्खास्त या सेवा से हटाया जाता है, पेंशन और ग्रेच्युटी का हक समाप्त हो जाता है। एकदम सही। जिसको बर्खास्त कर दिया उसको पेंशन और ग्रेच्युटी नहीं मिलेगा। एकदम इसको दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है। आगे निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता क्या होता है? वेतन का आधा, वेतन का आधा।
आगे, अब जीवन निर्वाह भत्ता जो है, बिहार सर्विस कोड रूल 96। आगे, कम किया गया पेंशन यानी कि पेंशन का रूपांतरण। पूर्व सैनिक कर्मी को क्या प्राप्त होगा? दोहरा पेंशन, दोहरा पेंशन मिलेगा, यानी कि नागरिक पेंशन, सिविल पेंशन भी और मिलिट्री पेंशन भी। आगे, पेंशन और ग्रेचुइटी में परिलब्धियों में क्या क्या शामिल है? मूल वेतन और महंगाई भत्ता। क्या शामिल नहीं है? विशेष वेतन, विशेष वेतन जो है वो शामिल नहीं है। मेडिकल अलाउंस शामिल नहीं है। उसके बाद ट्रेवलिंग अलाउंस शामिल नहीं है। आगे, बिहार पेंशन नियमावली 1950 से 95 वर्ष की आयु आयु के व्यक्ति को कितना अतिरिक्त पेंशन दिया जाएगा? देखिए, 80 साल से अतिरिक्त पेंशन स्टार्ट हो जाता है। जिस भी पेंशनर का 80 साल पूरा हो गया, अतिरिक्त पेंशन स्टार्ट। अब 80 से 85 20% से स्टार्ट होगा। 85 से 90 30%। 90 से 95 40%। और 95 से 100 100%। सॉरी, 95 से 100 50%। और 100 या उससे ज्यादा तो 100%। 100 में 100%, तो यहाँ पे 50% हो जाएगा। आगे, आपराधिक मामले में सजायाफ्ता होने पर ये तो डिसमिस हो जाएगा। सजा हो गया इसको, आपराधी डिसमिस हो जाएगा, यानी कि पेंशन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, या पेंशन कटौती भी किया जा सकता है। तो 139 का क ये बोलता है पेंशन की कटौती, कटौती। सक्षम प्राधिकार पेंशन को बंद या कम कर सकता है, 139 का क। आगे, सरकारी सेवक को मिलने वाला वह पेंशन जिसका वह हकदार होता है न्यूनतम पेंशन प्रदायी सेवा से कम हो। असमर्थता पेंशन, इनवैलिड पेंशन। ठीक है, इनवैलिड पेंशन उसी को मिलता है जो पेंशन पाने के लिए बेचारा अक्षम हो गया है, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है लेकिन वो सेवा नहीं कर सकता है, वो सेवा प्राप्त करने में अक्षम है, तो उसको क्या मिलेगा? इनवैलिड पेंशन। आगे, बिहार पेंशन नियमावली के 1950 से किस तिथि से प्रभावी हुआ? 20/1/1950। अब देखिए इसमें उदारीकरण, उदारीकरण कब हुआ? ये भी 1950 में हुआ, लेकिन छठा महीना, देखिए तारीख सेम है, 20 जनवरी, और इसका 20 जून 1950। बिहार पेंशन रूल 20 जनवरी 1950 और उदारीकरण पेंशन रूल 20 जून 1950। ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए 1958, ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए 1958। केंद्रीय असैनिक सेवा के लिए 1972, असैनिक सेवा के लिए 1972। और असैनिक सेवा नियमावली ऑल इंडिया सर्विसेज पर लागू नहीं होगा, रेलवे एम्प्लॉय पर लागू नहीं होगा, और आकस्मिक सेवा में रोजगार में लगे हुए व्यक्ति पर लागू, इन तीनों पर लागू नहीं होगा। केंद्रीय असैनिक सेवा पेंशन का रूपांतरण 1981 में स्टार्ट हुआ है और 2006 में समाप्त हो गया है। आगे, बिहार यात्रा भत्ता नियमावली 1 जुलाई 1949, 1 जुलाई 1949। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बिहार पेंशन नियमावली कब लागू हुआ? 20/1/1950। उदारीकरण पेंशन नियमावली 20/6/1950। ऑल इंडिया सर्विसेज वाला कब आया है? 1958 में। ठीक है, और आपका असैनिक सेवा सेवा वाला 1972 में। ठीक है, पेंशन का रूपांतरण 1981 में। ठीक है, 1981 में। आगे, सरकारी सेवक एक सरकारी सेवक 10 वर्ष की अर्हक सेवा के साथ सेवा में रहते हुए मृत्यु प्राप्त करता है, तो उसका मृत्यु ग्रेचुइटी 12 गुना होगा, एकदम सही है। 15 गुना होगा, गलत, केवल एक सही है। जहां भी 12 गुना ऑप्शन हो उसको टिक मार देना है। और मृत्यु उपदान, उपदान जो है इसके लिए क्या होना चाहिए? मिनिमम सेवा होना चाहिए 5 साल और मैक्सिमम सेवा होना चाहिए 20 साल, मैक्सिमम 20 साल।
आगे, सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक यदि 33 वर्ष से अर्हक आयु प्राप्त कर लिया है, उसे औसत परिलब्धियों का 40% गलत, जब भी उसका 20 साल से ऊपर का सैलरी हो, ड्यूटी हो गया, कर्तव्य हो गया, तो वो उसको मिलेगा अंतिम वेतन का 50%, यानी कि पूर्ण पेंशन। पूर्ण पेंशन का मतलब है अंतिम वेतन का 50%। पेंशन भुगतान ऑर्डर निर्गमन प्राधिकार, पीपीओ ऑर्डर। पीपीओ ऑर्डर कौन देता है? हम लोग अकाउंटेंट जनरल देता है। और कितना प्रतिदिन देता है? 2 प्रतिदिन। बता ही दिए, देखिए। रिटायर करेगा, पेंशन फॉर्म 3 प्रति में। किसके पास जाएगा? अकाउंटेंट जनरल के पास। वो पीपीओ फॉर्म निर्गत करेगा, कितना प्रति में? 2 प्रति में। किसके पास भेजेगा? ट्रेजरी ऑफिसर के पास। तो अकाउंटेंट जनरल जो है, यही आपका पीपीओ फॉर्म निर्गत करता है। अकाउंटेंट जनरल। ए और ई यानी कि ले एवं ह, हिंदी में लिखते हैं ले एवं ह। लेखा, लेखा एवं हकदारी। आगे इसको पढ़ लेते हैं, फाइनल बचा हुआ है। पीएफआरडीए, इसका फुल फॉर्म होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है। अधिक देय पेंशन, जो भी आपको अधिक पेंशन दिया गया है, वो बैंक पेंशनर से वापस वसूल सकता है। बैंक जो है पेंशनर से वापस वसूल सकता है। कहाँ से कर्मचारी पेंशन और नामांकन के कागजात डाउनलोड कर सकता है? वित्त विभाग से। वित्त विभाग से वो पेंशन का नामांकन और कागजात डाउनलोड कर सकता है। पेंशन कागजात समर्पित करने के लिए उत्तरदायी कौन है? कर्मचारी और कार्यालय प्रधान। चाहे तो कर्मचारी उसके लिए उत्तरदायी है, या तो कार्यालय प्रधान। कर्मचारी स्वयं भी वो डिसाइड करता है। ठीक है। आगे, अंशदायी प्रदायी सेवा, यानी कि अंशदायी यानी कि जिसमें आपको पैसा लगाना पड़ता है शुरू में। एनपीएस जैसे कि हो गया, एनपीएस में लगाते हैं ना बेसिक और डीए का 10%, तो अंशदायी सेवा हो गया। अंशदायी सेवा में क्या होना चाहिए? सरकार के अधीन होना चाहिए। ठीक है। और उसके लिए सरकार द्वारा सैलरी मिलना चाहिए, और नियोजन मौलिक और अस्थायी होना चाहिए। यही 3 शर्त है। आगे, लघु दंड पेंशन की गणना को प्रभावित नहीं करती है। जब भी आपको लघु दंड मिलेगा तो पेंशन की गणना को प्रभावित नहीं करेगा, और जब भी आपको बृहत दंड मिलेगा तो पेंशन की गणना को प्रभावित करेगा। बृहत दंड जब भी देना रहेगा, इसके लिए आपको बीपीएससी की अनुशंसा की आवश्यकता पड़ती है। बीपीएससी की अनुशंसा की आवश्यकता पड़ती है। आगे, निंदन का कुप्रभाव 3 वर्ष होता है, और चेतावनी का कुप्रभाव 1 वर्ष होता है। याद रखिएगा, निंदन का कुप्रभाव कितना होता है? अगर एक बार आपको निंदन मिल गया, तो आरोप वर्ष के बाद अगले 3 साल तक आपको कोई भी प्रोन्नति नहीं मिलेगा, और आपका क्या बोलते हैं, वेतन वृद्धि भी नहीं होगा। और चेतावनी का कुप्रभाव 1 साल रहता है। आगे, सेवा। सेवा किसको बोलते हैं? मतलब जिसका भुगतान सरकार जो है हमारे राज्य की संचित निधि से करता है, उसको सेवा बोलते हैं। आगे, जो मासिक आधार पर नियुक्त है, यानी कि अस्थायी सेवा, उसमें पेंशन नहीं मिलेगा। यानी कि अस्थायी सेवा है, उसमें पेंशन नहीं दिया जाएगा। यानी कि जो महीना के मासिक तौर पर अगर आप किसी चीज में नियुक्ति हो रहा है, तो उसके लिए पेंशन नहीं मिलेगा। आगे, केंद्रीय सरकार में की अंशदायी पेंशन। अंशदायी पेंशन हम लोग का है, लेकिन केंद्र सरकार का जो अंशदायी पेंशन है, उसमें व्यक्ति कब तक उस व्यक्ति उसमें अपना पैसा कंट्रीब्यूट कर सकता है? 18 से 67 साल। हम लोग तो 60 साल तक है ना, लेकिन केंद्र में वो 67 साल तक है। आगे, पेंशन स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकार विभागीय प्रधान। विभागीय प्रधान। आगे, पेंशन भुगतान का राज्य के अंदर एक जिला से दूसरे जिला स्थानांतरण होने के लिए किसके पास जाएगा? महालेखाकार के पास जाएगा। यानी कि महालेखाकार लेखा एवं हकदारी कि पेंशन भुगतान आदेश का निर्गमन करता है। पेंशन भुगतान आदेश यानी कि पीपीओ। पीपीओ ऑर्डर हम लोग को यही करता है, 2 प्रति में। 2 प्रति में। आगे, पेंशन व्ययन प्राधिकार। देखिए, पेंशन भुगतान आदेश निर्गमन प्राधिकार तो हो गया महालेखाकार, लेकिन पेंशन व्ययन प्राधिकार हो गया बैंक और कोषागार, क्योंकि यही से हम लोग को पीपीओ फॉर्म मिलेगा, यहीं से पेंशन मिलेगा। कभी भी आपको पेंशन या पारिवारिक पेंशन चाहिए, कोषागार चले जाइए। आगे, लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन कहाँ देगा? विधानसभा में देगा। एक चीज और पढ़े हैं कि पटना हाईकोर्ट जो है, उसका किसी भी कर्मचारी का सेवानिवृत्ति से संबंधित मामला है, तो चीफ जस्टिस जो है उस हाईकोर्ट का, पटना हाईकोर्ट का, उससे हम लोग को परामर्श चाहिए। परामर्श चाहिए। ठीक। अगला,
विधानसभा का कर्मी है, उसका सेवानिवृत्ति से संबंधित कोई भी मामला है, तो हम लोग क्या करेंगे, अध्यक्ष विधानसभा से परामर्श लेना आवश्यक है। अगर विधान परिषद का कोई मामला है तो सभापति विधान परिषद से सहमति लेना आवश्यक है। ये तीनों क्वेश्चन बहुत जरूरी है। और लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन कहाँ देगा, विधानसभा में देगा। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट था। इतना क्वेश्चन आपका हम बोर्ड ऑफ रिवेन्यू जो पूछा है वो करवा दिए हैं। ठीक है, आप चाहे तो बाद में भी एमसीक्यू मार सकते हैं, लेकिन आज हम आपको 100 एमसीक्यू करवाएंगे और 100 एमसीक्यू में आपका सारा थ्योरी का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। आगे आगे आते हैं। बिहार पेंशन नियमावली, ठीक है, में पूर्व सेवानिवृत्त असैनिक सेवा की गणना की चर्चा की गई 160 में 160 में। ठीक है, हम बताए थे रूल 134 से बड़ा कोई भी उसको छांट देना है। तो 134 से बड़ा 160 नहीं छांटना है। ठीक है, अब 160 से बड़ा देखिए 432 छट जाएगा, 172 छट जाएगा, 110 है ही नहीं, पढ़े ही नहीं, 160 आंसर। आप दो ऑप्शन तो एटलीस्ट छांट दे रहे हैं, दो ऑप्शन एटलीस्ट छांट दे रहे हैं। बचा 160 और 110। इसमें आपको पता है हम बताए थे 28 का क या था या ख था, सॉरी 23 का ख, हाँ 23 का ख, 23 का ख था। 23 का ख में था सैनिक पदाधिकारी, और इसके साथ रिलेट करके पढ़ने बोले थे 160 असैनिक सेवा, असैनिक सेवा। ये देखिए कितना रिलेट हो गया। 134 में क्या था, निवृत्ति पेंशन, 116 में था आसक्त पेंशन, आसक्त पेंशन। ठीक, और सीआरएस कितना में था, 46 का क में सीआरएस, कंपल्सरी रिटायरमेंट सर्विस। और कुछ याद आ रहा है, और कुछ, हाँ 139 का क, पेंशन की कटौती, कटौती। और कुछ याद आ रहा है, हाँ 11 में है दिन, 23 में है महीना, महीना। और कुछ याद आ रहा है, याद आ रहा है 34 का डबल 68, 34 में परीक्षमान, और 34 का डबल 68 में है परीक्षमान उपसमाहर्ता। देखिए जितना भी चीज बता रहे हैं रट लीजिए, हमको याद हो रहा है, पढ़ाते पढ़ाते ही याद हो रहा है, लेकिन हम ट्रिक बता दे रहे हैं आप लोग को कैसे छांटना है। दो क्वेश्चन तो आप, दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही छाट दिए, बचा ये दोनों। आपको तुक्का मारना है या आपको रट रट लेना है। 110 हम लोग पढ़े ही नहीं है, 160 पढ़े हैं, आपको पता है कि 23 का ख के साथ 160 को रिलेट करके पढ़े हैं, आप मार दीजिएगा सीधा 160। आपको चैप्टर में देखिए, चैप्टर में कौन कौन पढ़े हैं, चैप्टर 5 पढ़े हैं, चैप्टर 7 पढ़े हैं, और इवन नंबर में 2 4 नहीं पढ़े हैं, 6 8 10 12। इसके अलावा कोई भी चैप्टर होगा आप ऑप्शन में छाट दीजिएगा, क्योंकि आप 1 2 3 4 5 6 7 साते को चैप्टर पढ़े हैं। तो मेरे पास ऑप्शन छांटने का तरीका है, हम ऑप्शन छांट सकते हैं। आगे देखिए, बिहार पेंशन नियमावली के अंतर्गत पेंशन रकम की गणना की जाएगी क्या, सकल अर्हक सेवा में, ठीक है, जो आपका अर्हक सेवा है, और गत 10 महीना में, ठीक है, पिछला 10 महीना में प्राप्त की गई परिलब्धियों का औसत, या अंतिम माह का वेतन, ठीक है, दोनों में जो कम हो, जो कम हो। आगे, पारिवारिक पेंशन पाने का योग्य कौन नहीं है, शादीशुदा लड़की नहीं होगा। इसमें देखेगा अगर लड़की है, लड़की है तो वो अविवाहित होनी चाहिए, अविवाहित होनी चाहिए। लड़का है तो वो 25 साल की उम्र से कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर विधवा पत्नी को मिल सकता है, विधवा पत्नी को मिल सकता है, माता पिता को मिल सकता है, माता पिता को मिल सकता है, और किसको मिल सकता है, और ये अगर तो एक से अधिक विधवा है, एक से अधिक विधवा तो सबको मिलेगा। और अगर विकलांग बच्चा है, विकलांग संतान है, उसको पूरी जिंदगी मिलेगा, आजीवन।
तो इतना चीज था इसका हकदारी। और हकदारी कौन तय करता है? हकदारी विभागाध्यक्ष। किसको मिलना चाहिए वो डिसाइड करता है विभागाध्यक्ष। आगे, ग्रेचुइटी की मैक्सिमम राशि 20 लाख, गलत हो गया पहला। सरकारी सेवक को ग्रेचुइटी का भुगतान लोगों के प्रति सेवा, देखो यहाँ पे लोगों के प्रति सेवा नहीं, सरकार के प्रति सेवा के लिए मिलता है, सरकार के प्रति सेवा के लिए मिलता है। तो आपका 1 और 2 दोनों गलत हो गए। आगे, चैप्टर 8, 8 में पुनर्नियोजन हम बताए थे। गणना 5 में है, पेंशन की राशि 7 में है, ठीक है। 2 में है परिभाषा, 2 में परिभाषा, 5 में गणना, 6 में शर्त, शर्त, 7 में पेंशन की राशि, 8 में पुनर्नियोजन, नियोजन। 10 का तो नहीं पता है, 12 में था रूपांतरण, पेंशन का रूपांतरण। तो ये आपको इतना रिवीजन हो गया। चैप्टर 8 यही सही है। आगे 3 हम लोग पढ़े ही नहीं है, आप ऐसे भी छांट सकते हैं। 12 पढ़े हैं, 12 में पेंशन का रूपांतरण है, 7 तो पेंशन की राशि, ये सही है। हम लोग देखिए कौन कौन पढ़े हैं। ऑड नंबर में 5 और 7 पढ़े हैं, इवन नंबर में 2 4 नहीं पढ़े हैं, 6 8 10 12, ठीक है। हम लोग ऑप्शन 3 छांट दिए, अब बचा 2 ऑप्शन, मिला लिए 2 ऑप्शन, कौन सही है? पेंशन की राशि सही है। क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा पदाधिकारी 2 पेंशन मिल सकता? नहीं। डबल पेंशन किसको मिलेगा? भूतपूर्व सैनिक को। कौन है डबल पेंशन? सिविल पेंशन और मिलिट्री पेंशन, सिविल पेंशन और मिलिट्री पेंशन। आगे, बिहार पेंशन नियमावली कब स्टार्ट हुआ? 20 जनवरी 1950 को स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसमें 9,000 रुपया न्यूनतम पेंशन कब मिला? 7th पे कमीशन, और 1 अप्रैल 2017 से यह प्रभावी है। और 7th पे कमीशन और क्या बोलता है? मिनिमम पेंशन तो बोल ही दिया, मैक्सिमम पेंशन मिलेगा अंतिम वेतन का 50%, और मैक्सिमम पारिवारिक पेंशन 30% किसका? अंतिम वेतन का, या 50%, सॉरी 60% अंतिम पेंशन का। ये हो गया 7th पे कमीशन बोलता है। आगे, बिहार पेंशन नियमावली के किस नियम से शिक्षु की चर्चा 65 में है? शिक्षु की चर्चा 65 में है, ठीक है। उम्र, सॉरी दिन, दिन है 11 में, 23 में है माह, 23 में है माह, 23 का खौ, 23 का खौ या 26 का खौ जो भी है, सेना पदाधिकारी। आगे, आगे आते हैं। राज्य सरकार कर्मचारी की पारिवारिक पेंशन योजना 1964 में लागू। पारिवारिक पेंशन योजना जो है, ठीक है, इसमें हकदारी कौन तय करता है? हकदारी तय करता है विभागाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष तय करता है, ठीक है। और पारिवारिक पेंशन योजना के लिए किसके पास जाएंगे? ट्रेजरी ऑफिसर के पास जाएंगे। इसमें आपको ग्रुप फोटो नहीं चाहिए, ग्रुप फोटो की जरूरत नहीं है, ग्रुप फोटो की जरूरत नहीं है। अब पारिवारिक पेंशन योजना जब भी है, याद रखिएगा, आपको एक साथ अनुकंपा में नौकरी, अनुकंपा में नौकरी प्लस पारिवारिक पेंशन, पेंशन दोनों एक साथ मिल सकता है, एक साथ मिल सकता है। 1 अप्रैल 1964 को ये चालू हो गया, ठीक है। आगे, प्राण, प्राण जो है 12 डिजिट का होता है, ठीक है, यूनिक है, ठीक है, अद्वितीय है, यानी कि एक पर्सन के लिए एक ही है,
एक ही मिलेगा, 1% के लिए एक ही मिलेगा, 12 डिजिट का प्राण। परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। प्राण कौन जनरेट करता है? NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। आगे, बिहार पेंशन नियमावली 1950 के अंतर परिलब्धियों का अभिप्राय और उसमें सम्मिलित होता है वेतन। क्या नहीं सम्मिलित होता है? विशेष वेतन नहीं होगा, टीए नहीं होगा, मेडिकल अलाउंस नहीं होगा। आगे, क्या पेंशन के रूपांतरित मूल्य पर टैक्स लगाया सकता? नहीं। रूपांतरित पेंशन, इसका नियमावली कब आया? 1981 में। पेंशन का रूपांतरण कब समाप्त हो गया? 1/1/2006 को समाप्त हो गया। मैक्सिमम कितना रूपांतरित कर सकते हैं? 40%, ठीक है। पुनर्बहाल कब होगा? 15 साल बाद होगा पुनर्बहाल, ठीक है। और ये जिस भी इसमें लगाएंगे वो टैक्स फ्री होगा, टैक्स फ्री होगा, ठीक है। 1 साल से पहले चेंज कर सकते हैं, ठीक है। 1 साल के बाद चेंज नहीं कर सकते हैं, जो भी आपने रूपांतरित करवाया है उसके बारे में। और रूपांतरित पेंशन के बारे में फिलहाल इतना ही। कर लगाया जाता? नहीं लगाया जाता। आगे, ब्याज पेंशन इतना। सरकारी सेवा को विलंब से ग्रेच्युटी के लिए छूट दिया जा सकता? नहीं, गलत। अगर मान लीजिए आप पे कोई विभागीय कार्रवाई चल रहा है, विभागीय कार्रवाई, ठीक, 43B के तहत चलता है। जो भी सेवानिवृत्त कर्मी है उस पर 43B के तहत विभागीय कार्रवाई चलता है। और विभागीय कार्रवाई चलने के दौरान क्या बोलते हैं, आपको उपादान नहीं दिया जाता है। सेवानिवृत्त होने पे आपको उपादान जो है 90% दिया जाएगा, यानी कि औपबंधिक उपदान दिया जाएगा। औपबंधिक औपबंधिक पेंशन और उपदान के लिए बिहार ट्रेजरी फॉर्म होता है 29 का ए, ठीक है। उपदान दिया जाएगा 90%। और ये जो उपदान होगा इसका जो 10% बच गया, ठीक है, वो सरकार मामला निष्पादन के बाद देगा, मामला निष्पादन के बाद देगा, ठीक है। तो अब क्या वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो बोल सकता है सर हमको 2 साल के बाद या 3, जब भी मामला निष्पादित हो जाए के बाद हमको उपदान मिल रहा है, हमको उस पर सूद चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, क्या वो इंटरेस्ट ले सकता है? गलत, नहीं ले सकता है, ठीक है। ये आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 5 है पेंशन की गणना। पहला नंबर गलत हो गया, 5 पेंशन की गणना सही है। 12 पेंशन का रूपांतरण, पेंशन का रूपांतरण, केवल 5 सही है। आगे, पेंशन व्ययन प्राधिकार, बैंक शाखा और ट्रेजरी दोनों हो जाएगा, ठीक है। पेंशन निर्गमन, पेंशन निर्गमन स्वीकृत प्राधिकार कौन है? महालेखाकार। आगे, अर्हक सेवा पूर्ण अर्धवर्ष में, एकदम सही है। यदि कोई सरकारी सेवा 20 वर्षों की अर्हक सेवा पूरी करता है उसे पूरा पेंशन मिलेगा, एकदम सही है। पेंशन पाने के लिए मिनिमम एज होना चाहिए 10 साल, लेकिन पूर्ण पेंशन पाने के लिए, पूरा पेंशन पाने के लिए मिनिमम एज नहीं, सॉरी सेवा, यहाँ हम एज बोल दिए थे, मिनिमम सेवा होना चाहिए, 20 साल का सेवा आपका होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम पेंशन पाने के लिए। और VRS यानी कि ऐच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए भी मिनिमम सेवा होनी चाहिए 20 साल, ठीक है। और VRS जो है इसमें आपको 3 मंथ पहले पहले अपने ज्वाइनिंग अथॉरिटी यानी कि नियुक्ति प्राधिकार को नोटिस देना पड़ेगा कि हम VRS ले रहे हैं, इसमें सही हो जाएगा। आगे, मैं 34 वर्ष की अर्हक सेवा रखता हूँ, मेरी औसत परिलब्धियां है 1,50,000, तो इसका आधा हो जाएगा पेंशन, 75,000, सही है, ठीक है। अगर 1 लाख है तो पेंशन हो जाएगा 50,000, उसका आधा। आगे, एक ही पद या सेवा में सरकारी नौकरी, सरकारी से कितनी पेंशन अर्जित कर सकता है? केवल एक ही सेवा है जिसमें 2 कर सकता है, वो है मिलिट्री सेवा। भूतपूर्व सैनिक 2 पेंशन अर्जित कर सकता है, बाकी कोई भी सेवा ऐसा नहीं है जो 2 पेंशन अर्जित कर सकता है, वो केवल 1 पेंशन अर्जित करेगा। कौन पेंशन पाने का हकदार है?
पेंशन प्रदायी नौकरी में सरकारी सेवक, ठीक है, यानी पेंशन प्रदायी नौकरी यानी कि बिहार सर्विस कोड रूल 36, और पेंशन प्रदायी सेवा जो 31/8/2005 तक के कर्मचारी के लिए है, यानी कि 1 सितंबर 2005 से एनपीएस चालू हो गया है और पेंशन समाप्त हो गया है। आगे, न्यूनतम अर्हक सेवा के साथ कर्मचारी, यानी कि मिनिमम सेवा पूर्ण अर्धवर्ष में काउंट की जाती है, और अर्हक सेवा में छुट्टी वेतन काउंट होता है। योगदान की तिथि काउंट होता है। सेवानिवृत्ति की तिथि काउंट होता है। सेवानिवृत्ति यानी कि वीआरएस की तिथि वो भी काउंट होगा, वो भी तो एक सेवानिवृत्ति ही है। उसके बाद और पुनर्वर्ष, छुट्टी वेतन, योगदान की तिथि, सेवानिवृत्ति की तिथि, और अगर कोई परीक्षमान है तो उसका भी पेंशन के लिए आ जाता है, ये भी आप याद रख लीजिए। आगे, उदारीकृत पेंशन नियमावली 1950, तो देख लेते हैं पूरा। बिहार पेंशन नियमावली, बिहार पेंशन रूल कब आया? 20 जनवरी 1950। बिहार पेंशन रूल 20 जनवरी 1950। उदारीकृत पेंशन रूल 20 जून 1950, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज का 1958, ठीक है। असैनिक सेवा पेंशन नियमावली, असैनिक सेवा पेंशन नियमावली 1972। पेंशन का रूपांतरण नियमावली 1981। ये सब आपको याद रखना है। आगे, एक कर्मचारी का त्याग पत्र उस तिथि से प्रभावित होता है जिस तिथि को अपने कर्तव्य से भारमुक्त होता है, एकदम सही, जब वो कर्तव्य छोड़ेगा। पारिवारिक पेंशन की प्राप्ति के लिए सरकारी सेवा के लिए कौन पात्र नहीं है? जिसका शादी हो गया वैसा पुत्री पात्र नहीं है। माता पिता है, अविवाहित पुत्री है, नाबालिग पुत्र। पुत्र जिसका उम्र 25 साल से कम हो, नाबालिग मतलब कि 18 साल से कम हो गया, तो 25 साल से कम तो 18 साल से कम तो होगा ही, यानी कि आंसर हो गया विवाहित पुत्री पात्र नहीं है। आगे, एनपीएस, एनपीएस से आच्छादित व्यक्ति भविष्य निधि में अंशदान नहीं कर सकता है, सही बात है। जब एनपीएस आया, एनपीएस के आने से पेंशन समाप्त, पेंशन समाप्त, यानी कि एनपीएस आया 1 सितंबर 2005, तो पेंशन कब तक चला? 31 अगस्त 2005 तक, यानी कि एनपीएस आने से पेंशन समाप्त। उपदान, उपदान समाप्त नहीं, उपदान मिल रहा है। जीपीएफ नहीं मिलेगा, समाप्त। तो जीपीएफ समाप्त नहीं कर सकता, एकदम सही बात है। एक राजपत्रित सरकारी सेवक पेंशन के लिए आवेदन कार्यालय प्रधान को समर्पित करेगा, सही बात है। सरकारी सेवक सेवानिवृत्ति उपदान की राशि वसूलनी होता है, ठीक है। जो भी बकाया होगा, जितना भी बकाया होगा वो उसका उपदान से लिया जाएगा, ग्रेच्युटी से। आगे, 35 में है राज्य सरकार, पढ़े हुए हैं। 35 में राज्य सरकार। अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विसेज का बताया था 1958, फिर से देख लेते हैं। बिहार पेंशन रूल 20 जनवरी 1950। उदारीकृत पेंशन योजना 20 जून 1950। ऑल इंडिया सर्विसेज वाला 1958, तो यहाँ पे पूछा है। असैनिक सेवा 1972, और पेंशन का रूपांतरण नियमावली, रूपांतरण वाला 1981। और रूपांतरण कब समाप्त हुआ? 1/1/2006 से पेंशन का रूपांतरण खत्म हो गया। आगे, वार्धक्य पेंशन 60 साल की आयु पर प्राप्त करने वाला। अच्छा, यहाँ दोनों आंसर सही होगा क्योंकि एक खास आयु यानी कि 60 आयु, दोनों सही हो जाएगा। बिहार पेंशन नियमावली 1950 के प्रावधान, दोहरा पेंशन कौन पाएगा? भूतपूर्व सैनिक। सेवा से त्यागपत्र का अभिप्राय क्या है? पूर्व सेवा की जब्ती जब तक कि त्यागपत्र किसी अन्य नियुक्ति पर योगदान करने के लिए, जब तब तक आपका त्यागपत्र उसके पहले वाला सेवा में कंप्लीट नहीं होगा
जब तक आप नए पद पर, नया जगह पर ज्वाइन नहीं कर लेते हैं। तो ये बात एकदम सही है। यदि सरकारी सेवक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई लंबित रहती है तो उसे विलंब से ग्रेचुइटी पर शुल्क की अनुमन्यता होगी। गलत। उसको कोई शुल्क नहीं, सूद नहीं मिलेगा। बता चुके पहले ही। पेंशन स्वीकृति प्राधिकार जो पेंशन की स्वीकृति देता है। सही बात है, ये भी कोई क्वेश्चन है यार? स्वीकृति देगा वही तो स्वीकृति प्राधिकार है। और ये हो जाएगा कौन? अकाउंटेंट जनरल, महालेखाकार। आगे, औसत परिलब्धियों का 50% पूर्ण पेंशन समझाता जाता है। एकदम सही। कब? जब 20 साल की सेवा प्राप्त कर लो। 20 साल की सेवा तो मिनिमम होनी चाहिए पूर्ण पेंशन पाने के लिए। पूर्ण पेंशन पाने के लिए। आगे, बिहार पेंशन नियमावली के प्रावधान के अनुसार कौन पेंशन पाने का हकदार है? एक सरकारी सेवक जिसकी नियुक्ति पेंशन प्रदायी सेवा में हो, ठीक है, यानी कि 31 अगस्त 2005 से या उससे पहले हो, दोनों सही है। अराजपत्रित कर्मचारी के लिए कौन है स्वीकृत प्राधिकार? कार्यालय प्रधान। आगे, बिहार पेंशन नियमावली के निवृत्ति पेंशन की चर्चा हम बता दिए हैं। 134 के बाद कोई भी रूल हो उसको छांट देना है, केवल 160 को छोड़कर। तो 134 के बाद 302 छट गया, 138 छट गया, 412 छट गया, वही आंसर हो जाएगा। सोचिए कितना इजी ट्रिक है। 134 है, उसके बाद 160 है, यानी कि 134 के बाद सबको छांट देना है, केवल 160 को छोड़कर। तो इसको छांट दिए, इसको छांट दिए, इसको छांट दिए, 138 भी तो 134 के बाद ही है, जो बचा वो आंसर। आगे, केंद्रीय असैनिक सेवा पेंशन नियमावली 1972 ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों पर लागू नहीं होता। सही बात, नहीं होगा। ये ऑल इंडिया सर्विसेज पर लागू नहीं होगा। रेलवे एम्प्लॉय पर भी लागू नहीं होगा। और ऐसा कर्मचारी जो अस्थायी हो उस पर भी लागू नहीं होगा। आगे, पेंशन का रूपांतरण कब समाप्त किया गया? 2006 में बताए थे। पेंशन का रूपांतरण स्टार्ट कब हुआ? 1981 में। इंड कब हुआ? 1 जनवरी 2006। रूपांतरण मैक्सिमम 40%, पेंशन का 40% हम लोग मैक्सिमम रूपांतरित कर सकते हैं। आगे, क्वेश्चन नंबर 86। सभी अवकाश जिसके लिए अवकाश वेतन दिया जाता है अर्हक सेवा में गिना जाएगा। एकदम सही है। नहीं, नहीं गिना जाएगा बोला तो ये गलत हो गया। अगर अर्हक सेवा में गिना, यहाँ नहीं नहीं रहता तो सही हो जाता, नहीं दे दिया इसलिए गलत हो गया। आगे, एक पेंशनर को अपने पेंशन का 60% नहीं हो पाएगा भाई। मैक्सिमम 40% वो रूपांतरित कर सकता है। 60% गलत हो गया। बिहार सरकार पारिवारिक पेंशन योजना 1964, 1 अप्रैल 1964 से चालू है पारिवारिक पेंशन। आगे, मृत सरकारी सेवक को एक से अधिक विधवा पत्नी हो तो सबको मिलेगा, सब विधवा पत्नी को मिलेगा। बिहार पेंशन नियमावली के अनुसार 9,000 रुपया न्यूनतम पेंशन 7th पे कमीशन में आया है और ये कब से प्रभावी है? 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी है। ठीक है, अब हम लोग देखिए 7th पे कमीशन, 7th पे कमीशन, इसमें आपको मिनिमम पेंशन तो बता दिया 9,000 रुपया होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम पेंशन अंतिम वेतन का 50% या औसत परिलब्धि का 50%। अब मैक्सिमम पारिवारिक पेंशन अंतिम पेंशन का, अंतिम वेतन का 30%, अंतिम पेंशन का 60%। आगे, 10% रूपांतरित करना चाहता है, पॉसिबल है। 40% से कम कुछ भी पॉसिबल है। एक सरकारी सेवक को सफाई का अवसर देते हुए उसका स्पष्टीकरण ध्यान रखते चेतावनी से दी जाती है तो 1 साल तक प्रोन्नति नहीं होगा। बताए थे। निंदन का कुप्रभाव 3 वर्ष तक रहता है, वर्ष तक, और चेतावनी का कुप्रभाव 1 वर्ष तक। चेतावनी कोई दंड नहीं है, याद रखिएगा, चेतावनी कोई दंड नहीं है, याद रखिएगा। आगे,
आपराधिक मामले में सरकारी सेवक को सजायाफ्ता, सजायाफ्ता हो गया यानी कि डिसमिस हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा, यानी कि रूल 139 का क के तहत, 139 का क के तहत पेंशन की कटौती कटौती की जा सकती है, या पेंशन पेंशन अस्वीकृत भी की जा सकती है, अस्वीकृत भी की जा सकती है, यानी कि सक्षम प्राधिकार को पेंशन रोकने या कम करने का अधिकार है। एकदम सही है। आगे, बिहार पेंशन नियमावली 1950 के प्रावधान के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि को कर्तव्य माना जाएगा। हाँ, माना जाएगा। वीआरएस लेने के लिए मिनिमम सेवा कितना चाहिए? 20 वर्ष, 20 वर्ष का सेवा चाहिए। और वीआरएस लेने के लिए आपको 3 मंथ पहले पहले अपने ज्वाइनिंग अथॉरिटी को नोटिस देना होगा, यानी कि नियुक्ति प्राधिकार को नोटिस देना होगा कि रिटायर करने वाले हैं। और याद रखिएगा, कर्तव्य पर किसको किसको माना जाएगा? परीक्षमान रूप से बिताई गई अवधि, यानी कि परिवीक्षा के रूप में अवधि, या आपकी योगदान की तिथि, जिस दिन आपने योगदान दिया है वो भी आपका पेंशन के लिए अर्हक माना जाएगा, तिथि। ठीक है। सेवानिवृत्ति की तिथि, सेवानिवृत्ति की तिथि, ठीक है। और ऐसा तिथि जिसके लिए आपको छुट्टी वेतन मिलता है, वो भी अर्हक सेवा कर्तव्य यानी कि अर्हक सेवा में काउंट होगा। अर्हक सेवा पूर्ण अर्धवर्ष में काउंट होता है, अर्धवर्ष में काउंट होता है। आगे, तो ये आपका सही हो गया। आगे, सरकारी सेवक की पेंशन अर्हक सेवा पर योगदान की तिथि होगा। एकदम सही है, योगदान की तिथि भी काउंट होगा, सेवानिवृत्ति की तिथि भी काउंट होगा। आगे, पेंशन भुगतान आदेश, रूपांतरित पेंशन के मूल्य मतलब कि पीपीओ और सीवीपी, सीपीवी जो भी है, ये दोनों किसे संपर्क करना चाहिए? ट्रेजरी ऑफिसर पे। बताए थे कि कोई भी रिटायर करेगा तो वो पेंशन फॉर्म भरेगा। पेंशन फॉर्म कितना प्रति में? 3 प्रति में भरेगा, 3 प्रति में। अब पेंशन फॉर्म 3 प्रति में भर के वो किसके पास भेज देगा? नहीं, वो जाएगा विभागाध्यक्ष के पास। विभागाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष स्वीकृति देने के पश्चात भेजेंगे अकाउंटेंट जनरल महालेखाकार के पास। महालेखाकार जो है वो पीपीओ फॉर्म निर्गत करेगा, पीपीओ फॉर्म। ठीक है। पेंशन पेमेंट ऑर्डर, पेंशन भुगतान आदेश कितना प्रति में? 2 प्रति में। और ये चला जाएगा ट्रेजरी ऑफिसर के पास, और ये ट्रेजरी ऑफिसर कहाँ भेज देगा? बैंक, जहाँ से भुगतान होता है फाइनली। तो पेंशन पेमेंट ऑर्डर के लिए ट्रेजरी ऑफिसर पे कांटेक्ट करना चाहिए। सेवानिवृत्त होने वाले सेवक के विरुद्ध कार्रवाई सेवानिवृत्ति के 4 साल तक चलाई जा सकती है। देखिए, 2 रूल है। 43 का बी ये बोलता है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी पर इसी नियम से विभागीय कार्रवाई संचालित की जाएगी, ठीक है। 43 का बी से। और क्या बोलता है 43 का बी? कि आरोप वर्ष, जो भी आरोप वर्ष है, अगर मान लेते 2013 का मामला है, 2013 का मामला है, तो आरोप वर्ष के 4 वर्ष के भीतर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग 4 वर्ष तक स्टार्ट नहीं हुआ, अगर ये नहीं हुआ तो मामला कालबाधित हो जाएगा, मामला कालबाधित, यानी कि आप उस पर कोई भी प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? 43 बी के तहत मुक्त हो जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम टेंशन बहुत बार, इसलिए रिटायर होने के बाद आदमी जानबूझ के लेट करता है, अरे किसी तरह कालबाधित हो जाए, कालबाधित हो जाए। कालबाधित नहीं होने देना है, कभी कभी हम लोग पे एक्शन हो जाएगा। जो भी निगरानी में है वो ध्यान देंगे। 139 का क्या बोलता है कि अगर किसी पे 43 का बी के तहत कार्रवाई नहीं चला सकते हैं ना, तो 139 का भी एक ऑप्शन है। 139 का क्या बोलता है कि फर्स्ट पेमेंट ऑफ, पहला जो पेंशन का भुगतान हुआ है, मतलब पेंशन भुगतान का जो पहला है, फर्स्ट पेंशन भुगतान की तिथि जो भी है, उससे
उससे 3 वर्ष के भीतर भीतर मामला का निष्पादन हो जाना चाहिए। मामला का निष्पादन हो जाना चाहिए। ठीक है। अगर नहीं हुआ तो, अगर 3 वर्ष के बाद मामला का निष्पादन नहीं हो पाया तो मामला कालबाधित हो जाएगा। मामला कालबाधित, यानी कि 43B के तहत मामला कालबाधित होने के लिए 4 वर्ष चाहिए। कब से 4 वर्ष? आरोप वर्ष से। ठीक है। और 4 वर्ष से पहले नहीं हुआ तो मामला कालबाधित। और 139 का क क्या बोलता है कि 3 वर्ष चाहिए। कब से? फर्स्ट पेंशन भुगतान की तिथि से। और 3 साल तक नहीं हुआ तो मामला कालबाधित। और अगर 3 साल के अंदर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल गया तो पेंशन प्राधिकार, पेंशन सॉरी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, अनुशासनिक प्राधिकार पेंशन की कटौती कर सकता है या पेंशन अस्वीकृत भी कर सकता है। ये दोनों है। यहाँ पे विभागीय कार्रवाई 4 साल तक चलाई सकती है, एकदम सही बात है। किसके तहत? 43B के तहत। आगे, बिहार पेंशन नियमावली 1950 के प्रावधान के तहत राजपत्रित सरकारी सेवा से क्या अभिप्राय है? ऐसा राज्य सेवा जो कि राज्य सेवा हो या कोई अन्य सेवा जिसे राज्य सरकार ऐसा घोषित करे, दोनों सही है। मतलब कोई भी ऐसा सेवा, अभी देखिए लेवल 7 का ही पोस्ट है लेकिन उसको राजपत्रित घोषित कर दिया गया है। रेवेन्यू ऑफिसर, आरओ का पोस्ट राजपत्रित है क्योंकि राज्य सरकार ऐसा घोषित किया है। तो दो भी सही है, एक भी सही है। अगला, 95 वर्ष की आयु को कितना अतिरिक्त पेंशन मिलेगा? 50%। फिर से देख लेते हैं। 80 साल के बाद आदमी को अतिरिक्त पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। आदमी को नहीं, पेंशनर को। 80 से 85 साल की उम्र है तो 20%। 85 से 90 साल है तो 30%। 90 से 95 साल है तो 40%। 95 से 100 है तो 50%। और 100 या उससे अधिक है 100%। इसको याद रखना है। यहाँ 95 है, 95 पहला वाला काउंट होगा। जैसे 90 है तो ये काउंट होगा, ये वाला नहीं, 90 काउंट नहीं होगा, ये वाला 90 स्टार्टिंग वाला। 95 है तो ये 50%, 90 है तो 40%, 85 है तो 30%। यहाँ 95 पूछ रहा है, 50%। क्या पारिवारिक पेंशन पर स्रोत आयकर की कटौती की जा सकती है? हाँ, की जा सकती है, की जा सकती है। आज 100 तक ही क्वेश्चन रहने देते हैं, बाकी 100 के बाद जो क्वेश्चन है वो आपको अगले वीडियो में करा दी जाएगी। और आप विश्वास रखिए कि 100 तक मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, और अगर आपने पूरा एक्सप्लेनेशन देखा है, मेरे हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखा है, तो आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और बोर्ड ऑफ रिवेन्यू के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे और आपको एग्जाम में पूरा के पूरे नंबर आएंगे, पूरे पूरे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत से लोगों को ये शेयर कीजिए, ताकि अगर मेरे चैनल में लाइक्स बढ़ते हैं, वॉच आवर बढ़ते हैं, तो मैं भी वीडियो बनाने के लिए, आगे और भी टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए मैं मोटिवेट होऊंगा। और इसमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। चलिए, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।